गुड मॉर्निंग चंद्रा मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैम मैं तो आपसे मिली हूँ अल्मोड़ा। ये डॉक्टर प्रैक्टिकल में मिले थे मैम। किससे? हाँ, भंडारी मैम से। भंडारी मैम से, हाँ जी मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। ओके, आप भंडारी मैम से मिली होंगी। जी मैम, प्रैक्टिकल लेने आई थी मैम कैंपस में। हाँ हाँ मैम थे साथ में, रिजवाना के हाँ जी। साथ। रिजवाना थे इंटरनल जी। सुचिता, ये सविता मैम, हाँ जी बोलें। ये हमारे कॉलेज में सुचिता शाह मेहता है ना, हाँ उनकी ब्रदर की बेटी है, कजिन की। हाँ हाँ। ये डॉक्टर विनीता उनकी कजिन की बेटी है। अच्छा 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 अच्छा। बुआ है वो मेरी। ओके ओके ओके, चलिए एक और पहचान होगी। जी मैम। मैम डॉक्टर अर्चना शाह थी यहाँ पर ना, हाँ मैथ्स हाँ, में। अर्चना शाह अल्मोड़ा वाली, हाँ अल्मोड़ा वाली। जी, अल्मोड़ा वाली वो मतलब वो ननिहाल से हमारी मेरी दीदी लगी है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर अर्चना शाह को तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैम वो रिटायर उन्होंने शायद पढ़ा है हमसे, मैथ्स पढ़ा है शायद। जी, पिथौरागढ़ में पहले पोस्टिंग थी उनकी। हाँ हाँ, वो अल्मोड़े की है ना, हम लोग जी, अल्मोड़े मैम। के, हम अल्मोड़े के हैं इसलिए। अल्मोड़ा से। चलिए मैम, इस बहाने मैं उधर आप लोगों से चाहे ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, परिचय लेकिन बढ़ जाता है, परिचय बढ़ जाता है। इस बहाने में तो लिया सभी से। ये आगे 2 दिन का वेबिनार मैडम मैंने आपको भी भेजा था। जी जी हाँ, मैम, तो प्लीज उसमें जुड़िएगा। जरूर जरूर। हाँ, और बच्चों से भी कहिएगा, क्योंकि मीन्स मैं यूट्यूब में भी इसको करूंगी ना। जी, जी, एक्चुअली जी। गूगल मीट में तो 195 तो लोग जुड़ ही जाते हैं, 100 के आसपास, 99 98। जी। तो इसमें हम और भी, उसमें मैं लिंक जो भेजूंगी उसमें सब लोग जुड़े, बहुत बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। जी मैम, मैं स्टूडेंट्स का मुझे आइडिया नहीं था, मैं स्टूडेंट्स को भी कर दूंगी सर्कुलेट। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने हमारे वहाँ तो वैसे भी 4th सेमेस्टर में है ना, जेंडर जी इश्यूज जी, एंड जेंडर वाला पेपर है। हाँ, जी तो इसी एस्पेक्ट पे हर साल हम लोग कराते हैं एक वर्कशॉप, जी जी। कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। इस बार तो फर्स्ट टाइम हम ऑनलाइन करा रहे हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। 66 आई थिंक अदर्स पार्टिसिपेंट हैव जॉइन दिस लेक्चर सीरीज। डॉक्टर प्रतिभा मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग प्रतिभा मैडम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मैम आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। विनीता मैम, आप स्लाइड प्रेजेंट करेंगी ना? हाँ जी मैम, स्लाइड प्रेजेंट करूंगी। आप शेयर कर लेना। जी जी। ठीक। आज इस लेक्चर सीरीज का 10th डे है, मीन्स जो हमारी 31st पार्टिसिपेंट को एडमिट करना पड़ रहा है बार बार। वो ये मैम जब स्टार्ट हो जाता है ना बीच में थोड़ा सा। हाँ, जितने आ रहे हैं ना उनको एडमिट करना पड़ रहा है। ये अब मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 31 अगस्त को हमने लेक्चर सीरीज 10 डेज की स्टार्ट की थी, और आज ये लेक्चर सीरीज का अंतिम दिन है, लास्ट डे है। और इस अवसर पर मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अपने सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स, जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अनीता जोशी, इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सविता भंडारी, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर टीसी पांडे, डॉक्टर रेणु रावत, डॉक्टर तनुजा मिल्कानी, डॉक्टर अपरा गोयल, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्फ फाइनेंस है। क्योंकि हर रोज़ कुछ नए प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे सबका इंट्रोडक्शन देना आवश्यक हो जाता है। जो कि एचओडी सेल्फ फाइनेंस बीएड की है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स, जिसमें डॉक्टर प्रियंका सांगड़ी, डॉक्टर रोहित कांडपाल, डॉक्टर गिरिजा, डॉक्टर नवल किशोर लोहनी, और डॉक्टर अर्जुन जगीरा और संगीता रानी, सभी हमारे सेल्फ फाइनेंस के जो हमारा स्टाफ है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे जो पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं इससे।
अभी मुझे मेरा एक पार्टिसिपेंट से इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बोला कि हम SSJ कैंप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अल्मोड़ा से भी कुछ पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे मीन्स हल्द्वानी के पार्टिसिपेंट तो ही हैं, डिफरेंट जगहों से इसमें पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इसी में एक पार्टिसिपेंट हमारी डॉक्टर प्रतिभा जुड़ी हुई है जो कि नवी मुंबई से है और वो लगातार 10 दिनों से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रही हैं। और बहुत से रिसोर्स पर्सन हमारे नेशनल इंटरनेशनल में भी कुछ लोग हमारे इससे जुड़े हुए थे और जिसमें कि प्रोफेसर हेमलता तलेसेरा मैम जो कि गुजरात में KAB टीचर ऑफ एजुकेशन की वो डायरेक्टर हैं एट प्रेजेंट आफ्टर रिटायरमेंट, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ आज की रिसोर्स पर्सन, शायद जिनके बिना ये लेक्चर सीरीज का ऑर्गेनाइज होना असंभव है। तो लेक्चर सीरीज के इस लास्ट डे के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर विनीता चौधरी का मैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ, जिनका विषय है आज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में मैडम इसमें आज बात करेंगी। बहुत से परिप्रेक्ष्य जो मैडम ने बताए हैं उस पर मैडम के द्वारा डिस्कशन किया जाएगा। आज के इस जैसा कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और मैं शायद ये कहूँ कि जो आज हम ये इंटरेक्शन एक दूसरे से लेक्चर सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं या डिफरेंट प्रोग्राम के माध्यम से हमने अभी तक डिस्कशन किया है, इंटरेक्शन किया है, तो ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जिस टेक्नोलॉजी की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पर आज हमारे बीच मीन्स आज डिस्कशन होगा या जो हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानेंगे, इसका एक लाइव एग्जांपल हमारे पास आज ये प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आज इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। दूसरी बात कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम मीन्स अपना सोशल नेटवर्किंग का जो दायरा है वो भी बहुत बढ़ा रहे हैं। ज्ञान तो हम अर्जन कर ही रहे हैं, हम अपनी नॉलेज को इन्हेंस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारा ज्ञान का दायरा है उसके साथ हम सोशल नेटवर्किंग जो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें आज दे रही है। तो इसमें जनरली बहुत डिबेट भी होती है कि whether why first of all I'll say why technology is important। कि अगर मैं बात कहूँ तो 2-3 पॉइंट I'll discuss here। It can be said prepare student to informed citizen। to prepare students informed citizen बनाना इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। and how positively student interact with other in online mode। ये भी हमें टेक्नोलॉजी सिखाती है कि ऑनलाइन मोड में हम कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और पॉजिटिवली एस्पेक्ट में हमारा एस्पेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम कैसे इंटरेक्ट हों, ये भी टेक्नोलॉजी हमें सिखा रही है। और स्टूडेंट्स को हम फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए भी तैयार कर रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि फ्यूचर कैसा है, कैसा आ रहा है हमारे आगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी हमें तैयार कर रही है। और स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं कि डिजिटल नेटिव्स भी बना रही है ये टेक्नोलॉजी। तो डिफरेंट एस्पेक्ट में ये टेक्नोलॉजी हमें इनरिच कर रही है। और इसमें डिबेट्स भी लगातार हो रही हैं कि वेदर दिस टेक्नोलॉजी इज बून फॉर अस, वेदर दिस टेक्नोलॉजी इज कर्स या हार्मफुल फॉर अस। इस पर डिबेट चल रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज बून एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल फॉर अस। ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हम दोनों एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ये हमारे लिए वरदान भी है, कहीं ना कहीं अभिशाप भी साबित हो रही है। जो हम देख रहे हैं, इसके रिजल्ट देख रहे हैं, इसके मीन्स जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के अधिक यूज करने से, तो ये दोनों एस्पेक्ट में। लेकिन वो टेक्नोलॉजी कौन सी है जो हमारे लिए यूजफुल है, जो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए हार्मफुल है, इस विषय पर भी चर्चाएं हो रही। तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय आज हमारे बीच मैडम के द्वारा लिया जा रहा है, डॉक्टर विनीता चौधरी के द्वारा। एंड शी इज गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द मेजर पार्ट्स she included in this topic, that is what is technology, technology in the classroom, technology and tools of teaching, application related to technology and different data collecting tools she will discuss। And she will discuss online studying tools and design templates, screen recorder and barriers in the use of technology। So these are the major points she is going to use। She is going to discuss about all these aspects, and before starting the lecture I would like to invite Mr. Arjun Jagira, faculty from Self Finance BA department. I invite him to introduce Madam Dr. Vinita। Good morning to all the members of organizing committee, invited guests and all participants। जोशी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे
डॉक्टर विनीता चौधरी मैम को इस 10 दिवसीय इंफॉर्मेटिव लेक्चर सीरीज में इंट्रोड्यूस करने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर विनीता चौधरी मैम, आप वर्तमान में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर DWT कॉलेज देहरादून में टीचर एजुकेटर के पद को सुशोभित कर रही हैं। अगर मैं कार्यानुभव की बात करूं तो कार्यानुभव आपको बहुत ज़्यादा है, आपको कूट कूट करके भरा हुआ है, यहाँ तक कि 20+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन BA एजुकेशन एंड BS क्लासेस। वेल क्वालिफाइड, आपने PhD इन एजुकेशन फ्रॉम HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल से किया है। MAd भी आपका HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से है। MA हिस्ट्री आपने किया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी से और BSc बायोलॉजिकल साइंस फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो 40 से अधिक नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड एंड पेपर प्रेजेंटेड दियर। आपने वहां पर 40 से अधिक सेमिनार अटेंड किए हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे। आपने पेपर भी वहां पर प्रेजेंट किए हैं और ऐसे तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन एक अवार्ड की मैं बात कर रहा हूं। यू हैव रिसीव्ड बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बेस्ट पेपर प्रेजेंटर अवार्ड। आप मेंबर ऑफ डिफरेंट एकेडमिक एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, आप कन्वीनर ऑफ प्लेसमेंट सेल, सेक्सुअल हरासमेंट रिड्रेसल कमेटी, ग्रेवियांस, UGC AISHE कमेटी के भी आप सदस्य रहे हैं। लेक्चर सीरीज के अंतिम दिवस के मुख्य वक्ता के रूप में टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट सिनेरियो टॉपिक पर मैं डॉक्टर विनीता चौधरी मैम को सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर विनीता चौधरी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. First of all, thanks a lot to चंद्रा जोशी मैम जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और सभी MBPC कॉलेज के शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स को सबसे पहले मेरा नमस्कार। जो आज का टॉपिक मैंने जो सिलेक्ट किया है वो प्रेजेंट मैम सिचुएशन को देखते हुए किया है। 2020 से, जैसे सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को भी पता है कि जो सिचुएशंस चल रही हैं 2021 तक। 2020 में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था तो एक सडनली एक ये हमारे दिमाग में बात आई थी कि अब तो सब कुछ जैसे थम सा जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। चलता रहा सब कुछ हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, मार्केटिंग हो, या फिर हम कहें एजुकेशन का फील्ड। तो वो क्यों चलता रहा? क्योंकि कुछ न कुछ टेक्निक्स हम लोगों के पास थे, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे, तो इस वजह से हम लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाए, या हम कहें कि हमारे डॉक्टर्स कुछ कर पाए और हमारे मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हैं वो कुछ कर पाए, या हर फील्ड में। और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से मैं कहूँगी तो शिक्षकों ने किया वो एक क्रांति की ही हम कहेंगे, कोरोना वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया। तो लेकिन जब हमारे पास साधन थे तभी हम लोग कर पाए, और वो धीरे धीरे 2000 से 21 तक शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें नहीं जानते थे, लेकिन सीखने के बाद हम लोगों ने उस चीज़ को शुरू किया है और अभी भी वो चल रहा है। और जो आशा है आने वाले समय में 2020 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी घोषित किया भारत सरकार के द्वारा, तो आने वाले टाइम पे ये बार बार ये चीज़ कही जा रही है डिजिटल इंडिया की। अभी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं डिजिटल इंडिया के लिए कि इंडिया को डिजिटल बनाने की बात कही जा रही है, और उसको अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता वहीं पर है। इन परिस्थितियों में हम ऑनलाइन जुड़कर अगर हम आज इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो वो, वैसे मैम ने भी बोला अभी, वो सब टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा उसमें क्या कैसी चीज़ें, क्योंकि आप लोग क्या फ्यूचर टीचर्स हैं, और दूसरा फ्यूचर टीचर्स के साथ आप लोग और भी फील्ड्स के लिए कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत सारे फील्ड्स आप लोगों के पास हैं। और अगर कई बार ऐसा है कि जॉब नहीं लग रहा है या आप लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में आप लोगों को ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, किसी को गाइड करना है। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आप लोगों की कि आप गाइड करें लोगों को कि कैसे टीचिंग को कैसे एडवांस बनाया जा सके। देखिए, नॉर्मली टीचिंग तो चलती रहेगी, लेकिन जब तक कुछ उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट है टेक्नोलॉजी का,
तो वो इफेक्टिवनेस उसमें आ सकती है। तो यही मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। हाँ, ये रश्मि थोड़ा आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्टॉप करें। डॉक्टर रश्मि, शायद डोंट नो, मैं वहां से मैम से डॉक्टर रश्मि, सॉरी मैम, मुझे लगा स्टूडेंट। रश्मि श्रोत्रिया इज प्रेजेंटिंग। ये पार्टिसिपेंट है क्या मैम? डॉक्टर रश्मि श्रोत्रिया, डॉक्टर रश्मि श्रोत्रिया। ये आपको प्रेजेंट कर, आपको देना है ना प्रेजेंटेशन? जी मैम, ये इनका स्क्रीन शेयर हो रहा है तो ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा मैम। प्लीज डॉक्टर रश्मि, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो अपना इसको प्रेजेंटेशन को हटाइए यहाँ से, अदरवाइज मैं देखती हूँ यहाँ से। डॉक्टर रश्मि, मैं देखती हूँ मैम, अगर इधर हो जाता है तो शायद, हाँ जी। ठीक है मैम, वो रिमूव हो गया है। मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। चलिए, हम टॉपिक है आज हमारा टेक्नोलॉजी इन मीडिया आउटरीच एंड एंगेजमेंट इन एजुकेशन। स्टूडेंट्स, अगर स्लाइड्स में आप लोगों को स्लाइड फॉरवर्ड करते जाऊंगी मैं, कुछ लगे या कहीं वॉइस में हो तो आप लोग बता दें। चलिए, टेक्नोलॉजी इन मीडिया आउटरीच एंड एंगेजमेंट इन एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि तकनीकी है, तकनीकी के साथ में मीडिया किस तरह से हमें शिक्षा में एंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। एंगेजमेंट यानी कि हमें कुछ करने के लिए, हमें बिजी रखने के लिए या हमें कुछ एनरिचमेंट के लिए किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। और ये विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए, आज के युवा वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी हम विशेष रूप से कहेंगे हमारे बीएड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टीचर्स पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं समाज के लिए, क्योंकि हर फील्ड का, कोई भी फील्ड की हम बात करें तो उसका जो बेसिक है वो शिक्षा है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी आपके साथ एक जनरल बात करूं, फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे इसके। ये स्लाइड मूव हो रही है तो बता दीजिएगा, मूव हुई है स्लाइड? हाँ, मूव हुई है। यस मैम, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? नॉर्मली हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, अपने कोर्स का एक पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, ये एक साइंटिफिक ज्ञान है, एक साइंटिफिक नॉलेज है। किस चीज के लिए ये साइंटिफिक नॉलेज है? ये प्रैक्टिकल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारा जो मानव जीवन है, मनुष्य जीवन है, उसका एक प्रैक्टिकल एम, उसको हम कहेंगे कि वास्तविकता तक पहुंचाने में टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक साइंटिफिक टूल की तरह, एक साइंटिफिक नॉलेज की तरह हमारे लिए यूजफुल होती है। टेक्नोलॉजी इज ए नॉलेज, ये वो ज्ञान है जो कि क्या है, किसी भी कार्य को सरल बनाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अब इसमें हम नॉर्मली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्निक्स की हम बात करते हैं, तो उसमें हम कोई भी फील्ड इंक्लूड हो सकता है। अभी हम जैसे कोरोना पीरियड की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हर फील्ड में हम आगे बढ़ पाए। तो उसमें जैसे हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ ही प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर का फील्ड देखते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें भी डेवलपमेंट हुआ। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है। हम मैनुअल से टेक्निकल दुनिया की तरफ हम लोग बढ़े हैं और इसीलिए इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं आज। और विशेष रूप से हम लेंगे उसमें शिक्षा का क्षेत्र। एजुकेशन ने बहुत चेंजेस किए हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास है। अब हम आते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? तो हम इसमें दो आप देखेंगे, इसमें मीडिया एंड मटेरियल, दो चीजें हम देखते हैं इसमें। मटेरियल है हमारे पास टेक्नोलॉजी, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है, अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट हम लोग प्रॉपरली यूज कर पाएंगे जब उसमें मीडिया इंक्लूड होगा। नॉर्मली अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो हम इस समय इंटरनेट की हम बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सीखने के लिए हमको मीडिया क्या है, एक हेल्पफुल टूल हमारे लिए हो सकता है। और मैक्सिमाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हमारे जो सीखने के अनुभव हैं, सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है टेक्नोलॉजिकल पार्ट, उसमें मीडिया एंड मटेरियल। इसलिए हम कह रहे हैं कि
आउटरीच की हम बात करें कि मीडिया के माध्यम से, मटेरियल के माध्यम से हम एजुकेशन के शिखर तक पहुंच सकते हैं जहां पर लर्निंग एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हो। अब इसमें दो पॉइंट हम देखते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा जो उसका इम्पोर्टेंस है, स्पेशली टीचिंग के लिए हम बात करते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इसमें लिखें 2 वर्ड। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द पोटेंशियल मीन्स ऑफ इम्पेयरिंग एजुकेशन। हाउ? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है वो शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में हमको आगे बढ़ने के लिए जो आधार प्रदान करती है, एक तो उसमें कुशलता पूर्वक और प्रभावी, 2 चीज़ें हैं उसमें कि हम जैसे हम लोग जो आप लोग 4th सेमेस्टर में चले गए वो लोग इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। हम टीचिंग में इफेक्टिवनेस की, एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे पास सामने होता है। ठीक है, अगर हम उसको चार्ट है, मॉडल है, हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सकें, टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें और एफिशिएंट बना सकें। ठीक है, अब उसमें हम वो एक हमारा पार्ट है, उसको अगर हम और हायर स्केल पर ले जाना चाहें तो उसमें हम एक टेक्नोलॉजी, अगर आपने चार्ट दिखाया फिर आप उसको अगर कंप्यूटर की सहायता से पिक्चर्स दिखाएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपने उसमें साउंड डाल दिया, उसका लेवल और हाई हो जाएगा। आप उसमें कुछ एनिमेशन डाल देंगे, उसका लेवल और हाई हो जाएगा। और उसको अगर आप और ज़्यादा क्रिएटिव बना दें तो वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा आपका जो टॉपिक है, जहाँ पर एक पूरा पिक्चराइजेशन, एक स्टूडेंट के सामने पूरा पिक्चराइजेशन हो जाएगा। तो वो जो ज्ञान आपके द्वारा दिया गया है उस स्टूडेंट को, वो कभी उस चीज़ को नहीं भूल सकता, वो स्टेबल होगा उसका नॉलेज। तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस 2 चीज़ें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं टीचिंग के लिए, जिसमें जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब हम आते हैं सीधे क्लासरूम टेक्नोलॉजी की तरफ, टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। अब क्लास में हम लोगों की शिक्षण के लिए, वही अभी मैंने टीचिंग के लिए आपसे जो बात कही, 2 चीज़ें हैं, क्विकली एंड एक्यूरेटली। टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है, सब कुछ अच्छा है, आपको बहुत नॉलेज है, आप पढ़ा भी अच्छा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो प्रभावशीलता आती है, उसमें कुशलता आती है, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी भी आती है। हम देखिए जैसे मैथ्स में है, हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम जाते हैं अगर कैलकुलेटर पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, डेटा ज़्यादा है, हमको लंबा कैलकुलेशन है, हम जाते हैं कैलकुलेटर पे, वो ज़्यादा एक्यूरेसी लाएगा। थोड़ा सा फिर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर, फिर और डेटा हमारा बड़ा होते चला गया। जब हम किसी स्टडी के लिए डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, अपने पीएचडी के लिए कर रहे हैं, या हम किसी डिसर्टेशन के लिए कर रहे हैं, या कोई सर्वे के लिए कर रहे हैं, तो हमें और हायर टूल्स की ज़रूरत होती है। तो वो बिल्कुल एक्यूरेसी होगी, उसमें जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट होगा, उसमें कोई भी एरर के चांसेस नहीं होते हैं। और वो थोड़ा सा समय भी, जितना आप मैनुअल कैलकुलेशन में टाइम लगाएंगे उससे बिल्कुल हाफ टाइम पे आपका वो काम हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा जो क्लासरूम की हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी यूजफुल है। और 21वीं शताब्दी की हम बात करें तो यहाँ पर एक हमारे जो आवश्यकता हो गई है, हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान के साथ में तकनीकी को जोड़ना एक बहुत आवश्यक पार्ट हो गया है। स्टूडेंट्स को वास्तविक दुनिया से टेक्नोलॉजी है वो अवगत कराती है। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे टूल्स होते हैं हमारे पास। अगर हम वीडियोस की हम बात कर लें, या हम कोई जो हमारे पास जो हम कुछ एनिमेशन टूल्स कुछ कई बार बनाते हैं, तो ये सारे क्या हमको वास्तविक दुनिया में भी ले जाते हैं। कोई किसी टॉपिक पे अगर हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो वास्तविकता उसमें ज़्यादा दिखाई देती है। कोलैबोरेटिव अप्रोच एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस टेक्नोलॉजी का। कोलैबोरेटिव का मतलब है कि हमको मिलकर काम करने के लिए ये टूल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स, और सभी तरह के लर्नर्स के लिए उपयोगी हैं इसमें। बल्कि लास्ट पॉइंट आप देखेंगे कि स्पेशल स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो स्टूडेंट्स क्या है, उन टूल्स की मदद से ही लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशल स्टूडेंट्स में ब्लाइंड्स हैं,
या डम्ब डेफर टाइप स्टूडेंट्स हैं या मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी जो टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस किया है समय को कि वो लोग भी क्या हैं, किसी भी फील्ड में बहुत आसानी से आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट इंगेजमेंट की हम बात करते हैं। इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, चाहे वो प्राइमरी लेवल है, चाहे वो सेकेंडरी लेवल है, या वो हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसने स्टूडेंट्स के इंगेजमेंट को बढ़ाया है। तो बच्चे एक थ्योरेटिकली सीमित दायरे में नहीं रह गए आजकल के, चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा हो, बड़ी क्लास का बच्चा हो, या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा हो बच्चा, ठीक है। तो उसमें बच्चा कहीं ना कहीं इंगेजमेंट है, उससे बच्चे सीख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने किसी न किसी स्तर पर, हर स्तर के शिक्षण में क्या है, छात्रों को इंगेजमेंट की तरफ ले जाने का काम किया है। फिर हम देखते हैं इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, बहुत हम यूज़ करते हैं, इनोवेटिव वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें क्रिएटिविटी इंक्लूड हो जाती है, कुछ अलग, कुछ नया, समथिंग न्यू हम कहते हैं, वो इनोवेटिव। सब कर रहे हैं लेकिन आपने कुछ अलग किया तो वो इनोवेटिव है। तो ये इनोवेटिव जो प्रैक्टिस है वो एक बहुत डेप्थफुल नॉलेज है, एक कुछ अलग चीज़ें आप जो है प्रोवाइड करती हैं, जो कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही कर सकते हैं। फिर हम जैसे नॉर्मली हम कहते हैं क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस की हम बात करते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस में अगर हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, वो वहाँ पर वो इनोवेटिव हो जाता है क्लासरूम। टीचर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स। एजुकेशनल एक्सेस टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिमोट एरियाज, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप एक सबसे ईजिएस्ट वे है लोगों को जोड़ने का। व्हाट्सएप के द्वारा हम कहीं भी, कोई भी व्यक्ति हम लोग जुड़ सकते हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, जिससे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ सकता है, या कोई ऐसे क्षेत्र में है कि जहाँ पर व्यक्ति आसानी से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और बेटर प्लानिंग की हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और जो है इस टेक्नोलॉजी का, शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली, बेटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हम टेक्नोलॉजी की सहायता से एक प्लानिंग कर सकते हैं, सही तरीके से एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ हम हाथ से कर रहे हैं और कोई चीज़ हम टूल्स की मदद से कर रहे हैं, या कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ एस्पेक्ट्स हमारे पास अगर हैं, तो उसकी सहायता से हम अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है और उसको वो ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके अलावा है ई लर्निंग के बढ़ाने के लिए, ई लर्निंग इस समय जो जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रहा है, डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड ई लर्निंग, तो उसको बढ़ाने के लिए एक वर्ड है एड टेक या एड एजुकेशन करके, बहुत सारे नए वर्ड्स हमारे सामने हैं। तो हम ये यूज़ करते हैं कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है इस सदी में, 21st सेंचुरी में। तो ये ई लर्निंग को बढ़ाने के लिए भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। उसके बाद है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज। तो बहुत सारी चीज़ें हमको अगर क्रिएट करनी है, किसी चीज़ को क्रिएट करनी है, यानी कि जनरेट करना है, हमें कुछ नया करना है, किसी चीज़ को मैनेज करना है, तो उसके लिए जितने भी हमारे पास एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं और जो प्रोसेस हैं, उसके तरीके हैं, उसकी सहायता से हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें तकनीकी हमें एक हम ये अगर हम कहें इसको फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कि हमें रास्ता दिखाती है एक तरह से कि आपको ये कर रहे हैं तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और उससे हमारा समय भी बचता है और हम जो कोई काम है उसको ज़्यादा सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी और मीडिया है, तो उन दोनों ने की सहायता से जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हम आगे जा सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं टेक्नोलॉजिकल टूल्स पे। टेक्नोलॉजी मैम स्लाइड्स विजिबल हैं? यस यस, ओके मैम, विजिबल है। टेक्नोलॉजिकल टूल्स ऑफ टीचिंग। देखिए अब यहाँ पे सीधे हम टीचिंग टूल्स पे आएंगे कि बिल्कुल सिंपलेस्ट टू थोड़ा सा हाईएस्ट, और मैं वो टूल्स आपको कुछ बताना चाहूँगी और वही चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है आज के लिए।
जो कि अप्रोचेबल हो, जिसे मैक्सिमम लोग जिसको यूज़ कर सकें, चाहे वो एंड्रॉइड्स के माध्यम से हो या विंडोज़ के माध्यम से हो या आपका iOS सिस्टम है या अगर टैब्स वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एज टूल्स ऑफ लर्निंग में हम सबसे सिंपल जाते हैं। एक कंप्यूटर इन द क्लासरूम, ये एक टर्म यूज़ किया है, एक्चुअली ये फॉरेन से टर्म लिया गया था, कंप्यूटर इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्यूटर ने टोटली बदल दिया है। इंडिया में तो इतना ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में तो ओवरऑल छोटे छोटे बच्चों की जो स्कूल्स हैं वो सारा कंप्यूटराइजेशन बेस्ड है, सारी स्टडी उसी तरह से चलता है। तो अभी जो मीडिया और मटेरियल की मैं आपसे बात कर रही थी, आउटरीच टू एजुकेशन, जो टॉपिक हमारा है, मीडिया और मटेरियल दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर एक मटेरियल है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल मटेरियल, जिससे हम क्या है क्लासरूम को अपने घर पे ला सकते हैं। और अभी जैसे जो भी चल रहा है इस समय की सिचुएशन, तो इस समय आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये एक सबसे सिंपलेस्ट वे है, कंप्यूटर हो या लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप टैबलेट्स जो भी हम यूज़ करते हैं, तो वो एक मटेरियल है। मोबाइल डिवाइसेस बहुत इम्पॉर्टेंट, मोबाइल आपके पास हमेशा हाथ में होता है। आज के हम स्पेशली हम जो यूथ्स हैं उनकी बात करते हैं, और इस समय जो मोबाइल्स है बहुत जो है कम रेट में भी एक अच्छे हाई फीचर्स वाला मोबाइल है अवेलेबल है मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की। तो उसमें इतने फीचर्स हैं कि हम लोग उसको एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के रूप में जब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे टूल्स हम क्या है मोबाइल की सहायता से। और कई बार मोबाइल कंप्यूटर से ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है कि कई बार इमीडिएट आपको कुछ काम करना है तो जहाँ पर आप बैठे हैं आप अपने मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें मीडिया का कैसे हमारे लिए मोबाइल्स और कंप्यूटर्स में जब हमारे सर्च इंजन्स हैं या हमारा विकीपीडिया, हम जो है विकीपीडिया, हम नॉर्मली किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए, थ्योरेटिकल पार्ट्स के लिए नॉर्मली हम विकीपीडिया को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके साथ ही जो सर्च इंजन्स हैं, चाहे हम क्रोम है यूज़ करते हैं या मोज़िला यूज़ करते हैं नॉर्मली, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इस समय जो भी आप मीडिया यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, चाहे वो मोबाइल डिवाइसेस की सहायता से है या हमारे कंप्यूटर्स की सहायता से। तो वो हमारी टीचिंग के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम आते हैं इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स। वाइट बोर्ड, हम ब्लैक बोर्ड तो क्लासरूम में यूज़ करते हैं और वाइट बोर्ड भी क्लासरूम में होते हैं, लेकिन ये हम बात करते हैं इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स की। ये वाइट बोर्ड्स वो बोर्ड्स होते हैं कि जो कुछ भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा है वो आप पूरे क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और सामने से ऑफलाइन जब हम लोग होते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है, तो उसी तरह से जब कंप्यूटर पे आप वाइट बोर्ड जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे वो सब कुछ आपको आप डिस्प्ले कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ। तो ये बहुत यूज़फुल है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी, अगर आप लोग आगे टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे या टीचिंग से रिलेटेड कहीं भी कोई आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए वाइट बोर्ड बहुत यूज़फुल एक टूल है टीचिंग के लिए। डिजिटल वीडियोस जो हैं वो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। जैसे भी मैम ने कहा कि हम यूट्यूब्स पे है, तो हम लोग अगर डायरेक्ट कोई नहीं जुड़ पा रहा है तो हम यूट्यूब्स पे जाकर क्या है कम से कम जुड़ सकते हैं। जो भी कार्यक्रम चल रहा है, हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी चाहिए तो नॉर्मली हम सब क्या है यूट्यूब्स वगैरह या बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं उनको फॉलो करते हैं, जिसकी माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। वेबसाइट्स, बहुत सारी वीडियो वेबसाइट या अदर वेबसाइट्स हैं जिसने हमारे क्लासरूम लेसन्स को, हम कहते हैं कि ऑनलाइन मीडिया के द्वारा जो क्लासरूम जो लेसन्स है उसको इंटरैक्टिव बनाने का और इन्हांसमेंट बढ़ाने का काम किया है। हमको कई बार ऐसा है कि हम लोग डिपेंड भी हैं इन सब चीज़ों पे कि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो सीधे सीधे हम लोग सर्च इंजन पे जाते हैं और मीडिया का सहारा लेते हैं। ऑनलाइन स्टडी टूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं 21वीं सदी के सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स के लिए, और ये मैं नहीं कहूँगी कि उच्च शिक्षा के लिए है, ये प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक हर क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डिजिटल गेम्स आप लोग बहुत सारे लोग खेलते होंगे, लेकिन उस गेम को हम एजुकेशन में कैसे यूज़ करें। बहुत सारे ऐसे डिजिटल गेम्स हैं, या उस गेम को आप जनरेट कर सकते हैं, आप गेम बना सकते हैं। और अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने जा रहे हैं, प्राइमरी बच्चों को, तो उनके लेवल के, या आप सेकेंडरी स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप
गेम को क्या है फॉर्म कर सकते हैं। तो डिजिटल गेम्स भी हमें उससे क्या है, हम जब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, 2 वर्ड हमेशा टीचिंग में आपको याद रखने हैं। आप बिल्कुल लाइव किसी चीज को दिखा रहे हैं उसको, दूसरा उसमें थोड़ा सा फन फैक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, और किसी चीज को लाइव देखते हैं वो आपका जो नॉलेज हमेशा स्टेबल रहता है। देखिए अब सीधे हम आते हैं एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो हम मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। तो उसका जो सबसे हम कहेंगे सिंपलेस्ट वे, सबसे सीधा जो तरीका है, और एक आउटरीच की हम बात करें जो हर व्यक्ति तक जिसकी पहुंच है, वो है सोसाइटल एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें सबसे सिंपल व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप आप लोग सभी जानते हैं। व्हाट्सएप का हम शिक्षा में यूज इस समय इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए व्हाट्सएप रहा, कि जब तक ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांसमेंट नहीं हुआ था, या गूगल से गूगल के थ्रू, गूगल मीट है या जूम के थ्रू हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे सभी लोग, तो वहाँ पर व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम था जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहा टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए। सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर एजुकेशन में हम देखते हैं कि व्हाट्सएप का क्या है, कि अगर सिग्नल कम है, लो है, कनेक्टिविटी इशू है और बहुत डेटा हाई स्पीड की इसमें ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये इसमें सिग्नल कैच कर लेता है और इससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक है। फेसबुक तो एक ऐसा सोशल पेज है, नॉर्मली जो आज की जनरेशन है या सभी लोग इसको यूज़ करते हैं, हम लोग इसको एक अम्यूजमेंट के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन फेसबुक का जो दूसरा पक्ष हम देखते हैं कि आप उसको एजुकेशन के लिए कैसे यूज़ करें, फेसबुक लाइव के द्वारा, फेसबुक में पेज डेवलपमेंट के द्वारा, तो इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक सोसाइटल एप्लीकेशन जो है बिल्कुल व्हाट्सएप का ही तरह है टेलीग्राम, लेकिन कुछ फीचर्स का इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमें डिफरेंस है कुछ फीचर्स का। तो यहाँ पर कोई भी अपना बताए कि टेलीग्राम क्यों यूजफुल है, थोड़ा सा आप लोग क्यों यूज कर रहे हैं, कोई भी एक स्टूडेंट टेलीग्राम यूज करते हैं, कर रहे हैं, आप लोगों ने टेलीग्राम में पार्टिसिपेंट्स प्लीज, पार्टिसिपेंट कोई भी बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग करेंगे, इंटरेक्शन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गीता बताइए, क्योंकि मैं टॉपिक अच्छा है। हाँ बताइए। हाँ गीता तिवारी बोलिए। यस गुड मॉर्निंग मैम। मैम टेलीग्राम में हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस ग्रुप्स जो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, हम उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप में वो अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें खुद क्रिएट करने पड़ते हैं ये फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। हाँ जी। बट टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छी एकेडमी के भी ग्रुप्स हैं, तो हम ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें। बिल्कुल सही गीता, आपने क्या इसका मतलब आपको आप अवेयर हैं, बहुत सारे आजकल के बच्चे टेलीग्राम यूज करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम क्या है इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो टेलीग्राम स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत सारे कहीं जो नेशनल कोचिंग्स वगैरह चलती है, कहीं कुछ चलती है, उन लोगों के आप लोग अगर साइट पर जाएंगे तो आप लोगों को उनका टेलीग्राम लिंक मिलेगा और आप जुड़ते हैं उससे, तो आपको उसके पीडीएफ्स, उनके डेटा, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होगी। और दूसरा इसका प्लस फैक्टर यह है कि व्हाट्सएप से आपका मेमोरी फुल होता है, आपका सारा डाउनलोड हो रहा है मटेरियल, तो कई बार आपका फोन मेमोरी वगैरह फुल हो जाता है, तो उसके लिए टेलीग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अच्छा यूट्यूब है, यूट्यूब बहुत जनरल एक सबसे यूजफुल एक तरीका भी हम इसको कहेंगे और बहुत ज़्यादा यूज में इसका हम कर रहे हैं। उसके बाद लिंक्डइन पर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा लिंक्डइन कितने लोगों ने, किसी ने अपना प्रोफाइल अगर बनाया है तो मुझे बताएं। लिंक्डइन आप लोग, क्योंकि बहुत सारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि पता होना चाहिए लिंक्डइन। मैम लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया है बट एजुकेशनल एस्पेक्ट में उसे यूज नहीं किया। हाँ तो ठीक है, और किसी ने, और कोई? देखिए आप लोग बनाइए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कई बार सब एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। अब आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, अपने फ्यूचर के हिसाब से सोचिएगा। तो लिंक्डइन में आप लोगों का जो सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग जब भी अपना एक प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे आपका बीएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो तब भी आप बना सकते हैं। उससे में क्या आपने किया, किसी के पास कुछ स्किल्स हैं, आप लोगों ने कोई कंप्यूटर में मास्टर है, आप लोगों का कोई पेंटिंग में हो सकता है, कोई किसी चीज में, आपके उस स्किल्स रिलेटेड
मैं भी आगे की आपको स्लाइड दिखाती हूँ। तो उसमें आप लिंक्डइन आपके लिए बहुत एक यूजफुल प्लेटफॉर्म होगा। तो उससे क्या है, उसमें आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। सपोज आपने अभी आपकी जॉब नहीं लगी, आप स्कूल्स में, आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हल्द्वानी है या जो अल्मोड़ा के बच्चे हैं, कहीं भी हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसी एरिया में कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आप जब लिंक्डइन से जुड़ते हैं, आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे। देहरादून का हो सकता है कोई बैंगलोर का स्कूल है, कहीं कुछ आप इंटरेस्टेड है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो उसमें आप व्यक्ति, जो भी कोई प्रोफेशनल व्यक्ति इनवाइट कीजिए, अगर वो ऐड हो गया तो उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन, मैं नेक्स्ट स्लाइड जो आपको दिखाऊंगी, यस मैम, उसमें आते हैं। तो ये लिंक्डइन का जो पेज है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जॉब्स के भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। यहाँ पर फोटो आप लगाना चाहें या आप जो भी आपको हो, अगर आपको लगता है, और उसके साथ अपना आपको पोर्टफोलियो। सबसे पहले एक आपके पास हमेशा सबके पास अपना एक ईमेल आईडी होगी, पासवर्ड होगा। तो सारे जितने भी ऐप्स है, किसी प्लेटफॉर्म पर आप जाते हैं तो आपका एक ईमेल आईडी, उसी एक ईमेल आईडी रखिए आप, और उसी से आप अपना सारा काम करिए। एक फिक्स पासवर्ड आपका हो जो आप प्रोफेशनल के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसका होम पेज है, और उसी तरह से आपके पास देखिए इसमें 22 नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ये नोटिफिकेशन आएंगे और आपको बहुत सारे प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। आपको लगता है कोई किसी स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, वहाँ के टीचर्स होते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप उनसे जुड़कर जाकर अपना प्रोफाइल यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं के लोगों से जुड़कर, और आपको अगर आपका प्रोफाइल किसी को लगे तो वो खुद भी आपसे कनेक्ट करेगा। तो दूसरा एक प्लस पॉइंट, जैसे फेसबुक है, फेसबुक आपका प्राइवेट नहीं है, फेसबुक में एवरीथिंग इज ओपन, लगभग उसमें ओपन है। ये आपका प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, यहाँ चीज हिडन है। आप लोग जिससे कनेक्टेड हैं तो वही आपके इस प्रोफाइल से आपको कनेक्ट होगा। और इसमें नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे भी आपको नोटिफिकेशन आता है, तो वो आप लोगों को एक बेनिफिट भी है। तो उससे आपको पता भी चल जाएगा, तो आप भी बीच में लिंक्डइन चेक कर सकते हैं। तो ये एक सोसाइटल एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम, जिसको आप एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रूप में एक्सेप्ट करते हुए उसको अपना उसके लिए एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा कलेक्टिंग टूल्स। ठीक है, टूल्स, डेटा कलेक्टिंग टूल्स में सबसे सिंपलेस्ट गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म किसी ने बनाया है कभी आप लोगों ने? देखिए 2-3 तरह के फॉर्म है इसमें, गूगल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, टाइप फॉर्म, कॉग्निटो फॉर्म। ठीक है, तो गूगल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो आप हाथ से भरने का काम होते हैं वो सारा डिजिटल है, ऑनलाइन है। देखिए हर जगह आप जब अपना सर्च इंजन खोलते हैं तो जहां से आप अपना एप्स वाला पोर्शन खोलेंगे तो उसी में इसको आप, अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें भी कर सकते हैं, या एंड्रॉइड पर अपने मोबाइल पे भी। तो ये सब जब आपकी एक आईडी बन जाती है गूगल पे, गूगल फॉर्म गूगल पे है और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म है। तो उसमें जब आपकी एक बार आईडी बन जाती है तो आप उसमें से कोई भी एप्स डाउनलोड करेंगे तो उस आईडी पे आप अपना कर सकते हैं। तो उस गूगल फॉर्म में मैम यस मैंने बनाया है, गूगल फॉर्म बनाया है। तो कितना यूजफुल लगा आपको? मैम बहुत यूजफुल था। एक्चुअली मेरी सिस्टर टीचर हैं तो उनके लिए बनाया था मैंने एक बार। हाँ, तो आप अपने लिए भी यूज करिए। देखिए आप लोग भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्विजेस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, क्विज बनाने के लिए। उन्होंने सेमेस्टर के उन्होंने टेस्ट लेने थे, यूनिट टेस्ट, तो उसके लिए बनाया था। हाँ, तो आप लोग भी जैसे जाएंगे आगे टीचिंग में तो आप टेस्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, क्विज कराने के लिए यूज कर सकते हैं। टेस्ट के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा, क्योंकि ऑप्शंस देने में और एक बार एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा मतलब गूगल फॉर्म्स यूजफुल है। और जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके लिए हाँ ये है कि अदर एंड पे भी थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड एंड ऑल चाहिए होती है, बट इट्स क्वाइट। और उसके अलावा जैसे इमेजेस भी बच्चे जैसे PDF फॉर्म में उसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन पेपर्स किसी भी स्कूल में देते हैं, अगर बच्चे उसे स्कैन करके या PDF में उसे कन्वर्ट करके वहाँ पे बहुत इजीली उसे यूज कर सकते हैं और करेक्शन वर्क काफी इजी हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए तो इसी तरह का माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी है, बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम फीचर्स है। एक टाइप फॉर्म, ये तीनों फॉर्म लगभग एक क्राइटेरिया है। आप जिन्होंने नहीं किया है आप लोग भी ट्राई करें
आप लोग तो क्या है, आपको एक बनाकर आपस में भी एक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आप अपना एक ग्रुप बना के उस बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, उस ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो वो जो लिंक जाएगा तो आप एक दूसरे से डिस्कशन करके बहुत सारी चीजें आप लोग सीख सकते हैं। कॉग्निटिव फॉर्म एक ये फॉर्म बहुत यूजफुल फॉर्म है। बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को वही बता रही हूँ जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए यूजफुल है। क्योंकि देखिए ये कॉग्निटिव फॉर्म जो है ये इसलिए यूजफुल है, ये डेटा एंट्री फॉर्म है। नॉर्मली इसको ये मार्केटिंग के लिए, ऑफिसेस के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए इस फॉर्म को यूज किया जाता है। लेकिन एजुकेशन के रेफरेंस में जब हम देखें तो जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए हम इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं, और या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है आप लोगों में से, तो उस ट्यूशन के बच्चों का पूरा रिकॉर्ड आप इसमें कर सकते हैं। एंट्रीज का इसमें एक पार्ट आप देखेंगे, इसमें एंट्रीज कितनी हुई, सब कुछ। स्कॉलरशिप के लिए इसका यूज हो सकता है। अगर आपको स्कूल में सपोज आप किसी स्कूल में आप जाते हैं, आपको बच्चों से लिस्ट लेनी है कि कितने बच्चे प्रोग्राम में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपने इसमें फॉर्म पे बना के आप भेज दीजिए, अब वो सारा डेटा आपका इस फॉर्म पे आ जाता है। कोचिंग क्लासेस में अगर आप कोचिंग शुरू कर रहे हैं, आपने 2-4 बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाया या अपना किसी कोचिंग में पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये सब बेनिफिशियल इसलिए है। हम पेपरलेस इंडिया की बात बार बार करते हैं, तो एक तो ये आपका रिकॉर्ड पूरा रहेगा मेंटेन, आपको लिखना नहीं पड़ता है, कटिंग नहीं करनी पड़ती बार बार, सीधा आपको एडिटिंग उसमें हो जाता है। दूसरा कि कितने लोगों की एंट्री हुई, ये एक रिकॉर्ड इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल आपका रहेगा। तो इसके लिए भी आपको कॉग्निटिव फॉर्म अपना आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, और उसको भी और पेमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मोबाइल के अलावा आप विंडो, अगर जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा कलेक्टिंग टूल्स में से गूगल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, टाइप फॉर्म लगभग सेम सिमिलर है। थोड़ा बहुत फीचर्स है कि कंपनीज की वजह से इसके थोड़ा बहुत फीचर्स में चेंज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल है। देखिए ऑनलाइन स्टडी टूल्स बहुत ज्यादा, गूगल क्लासरूम यूज करते होंगे आप लोग। गूगल क्लासरूम ठीक है, ये एक क्लासरूम है, ऑनलाइन क्लासरूम है अपने आप में। तो इसको गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट्स का सबमिशन है, असाइनमेंट्स वहां से जनरेट हो सकता है, टॉपिक जनरेट हो सकता है, अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम भी ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो फोन में भी हो सकता है या विंडो पे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें पूरी एक क्लास जो है, उस क्लास में सब कुछ आपका सबमिट हो सकता है, असाइनमेंट सबमिट हो सकता है, पीडीएफ फॉर्म है या डॉक में अगर आप डेटा दे रहे हैं हर फॉर्म में दूसरा लिख के अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो उसी तरह से। गूगल क्लासरूम की तरह एक क्लासरूम है एडमोडो, इसके फीचर्स थोड़ा सा उससे एडवांस है। इसमें कैटेगराइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे गूगल क्लासेस में थोड़ा सिंपलर है फॉर्म, लेकिन जो हम जब देखते हैं एडमोडो है, इसका ये थोड़ा सा हायर है। इसमें कुछ फीचर्स उससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलते हैं। एक आपका हमारे पास है फ्लिपग्रिड है, अभी आगे डिस्कस करूंगी मैं। सॉक्रेटिव है, और उसके अलावा है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है काहूत, प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, डुओलिंगो एंड क्विजेस एंड नियरपॉड। ठीक है, अब ये क्विजेस एंड नियरपॉड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्विजेस, इसमें आपको जब आप क्विजेस जो ऐप है इस पर खोलेंगे तो आपको इसमें कुछ तो इनबिल्ड क्विजेस मिलेंगे, और कुछ ये आपको प्राइमरी लेवल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो क्विजेस वाला पार्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के लिए। तो इसमें कुछ तो जो क्विजेस के क्वेश्चंस हैं, कुछ इनबिल्ड क्विज होते हैं, और कुछ क्विज आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, आप क्विज बना सकते हैं उसमें और क्विजेस को आगे अप्लाई कर सकते हैं। एक नियर पॉड है, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे, इसमें भी सेल्फ डिज़ाइन है। नियर पॉड को आप प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक किसी भी कैटेगरी की में क्लासेस में हम जो नियर पॉड है इसको उसमें क्विज बनाकर हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। इसके लिए पैडलेट एक और है। पैडलेट में क्या है, ऑनलाइन भी डायरेक्ट आप बैठे हैं और सारा ऑनलाइन सारा काम उसमें हो जाता है। आपको पता चलेगा कितने बच्चों ने सबमिट किया, या आपने कुछ लिखने को दिया तो कितनों ने जमा किया। तो ये सारा एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग का के लिए टूल्स हमारे पास है। देखिए इसमें एडमोडो है। सबसे पहले मैं एडमोडो आपको बता देती हूँ। ये एक क्लासरूम है। इसमें भी आपको हमें क्या है, एक क्लास जनरेट करना पड़ेगा
और उस क्लास में मैं आपको ये जैसे अगर असाइनमेंट आप दे रहे हैं या आपने क्वेश्चन दिया है, तो फिर उस क्वेश्चन के लिए आपको कितने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, उसमें अगर किसी ने पिक्चर सेलेक्ट की है, वो सब कुछ आपका इसमें सब आपका डिस्प्ले हो जाता है। थोड़ा सा ये गूगल क्लासरूम में थोड़ा सा ये डिस्प्ले ऑप्शन एडमोडो में एडवांस है। फिर फ्लिपग्रिड, ये एक और एडवांस टूल है, ऑनलाइन क्लासरूम टूल इसको हम बोलेंगे। तो इसमें जैसे आप देखेंगे इसमें ये एक क्लासरूम है। अब इसमें एक जो सबसे प्लस ऑप्शन है फ्लिपग्रिड का, उसमें जैसे कोई बच्चा वीडियो बना के डालना चाहे, जैसे आपने बोला कि एक कुछ टॉपिक दिया, उसका वीडियो बनाओ, अपना वीडियो आप टॉपिक बना के करो। आप जैसे व्हाट्सएप पर देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो गया साइज, ठीक है, वीडियो का साइज, तो कई बार अपलोड नहीं होता व्हाट्सएप में, ये कुछ हम लोगों को रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, तो वहाँ पर अपलोड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जो भी कॉमन कमेंट्स होंगे या टीचर के द्वारा जो भी उसमें करेक्शन किया जाएगा, सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो फ्लिपकार्ट जो है एक बहुत एडवांस हम कहेंगे कि क्लासरूम है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव क्लासेस हो सकती हैं। आप ऑनलाइन इसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं, बच्चों ने भेजा, आपने चेक किया और इमीडिएट उनको रिस्पांस मिल सकता है। तो इसमें बहुत बच्चों का फिर एक बार आपने ऐड किया है नाम, तो वो पूरा उनका जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल वहाँ पर ईमेल आईडी और ये सब कुछ एक बार आपको जनरेट हो जाएगा। गूगल क्लासरूम में हमें ये ईमेल आईडी वगैरह नहीं इसमें सारा डिस्प्ले होता है, लेकिन फ्लिपग्रिड जो है बहुत एडवांस टूल है जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये जो आप लोग जो अभी स्टूडेंट्स हैं और भावी शिक्षक हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सभी टूल्स को आप लोग जानें और समझें, जो आप लोगों के लिए आगे काम है। तो अब उसको किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो आप लोगों पर निर्भर करता है। कहूत मैंने अभी बताया आपको, कहूत है किड्स में। नॉर्मली कई बार होता है कि एकदम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें एनिमेटेड टूल्स हैं बच्चों के लिए, कि आपको अगर कोई टॉपिक को क्लैरिफाई कराना है तो उसका जो है एनिमेटेड बेसिस होगा वो सारा, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको अभी यूज़ करके देखा नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे इसके बारे में है, कुछ स्टूडेंट्स ने यूज़ किया था उसको, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टीचिंग के लिए। तो वहाँ पर जैसे अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आप कुछ ऑनलाइन कुछ करा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग का टीचिंग वगैरह चलता है, तो आप इस कहूत के माध्यम से अपना जो टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हम डालते हैं। तो इसमें इनबिल्ड बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, उनका यूज़ करते हुए हम कहूत का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एनिमेज, ये एक एडवांस टूल है ये भी। तो एनिमेज, अगर किसी ने एनिमेटेड वाला कोई अगर टूल यूज़ किया हो आप लोगों में से, बताएं। टीचिंग के रेफरेंस में देखिए, नॉर्मली हम ऐसे यूज करते हैं, हम शिक्षण के सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर। एनिमेटेड कोई भी अगर किया हो तो बताएं, ठीक है, उससे पता बाकी लोगों को भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स हमारे सब पढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी। रिस्पॉन्स करिए स्टूडेंट्स, हमारे बीएड के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जुड़े हुए। चलिए मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, कोई बोल रहा है शायद। चलिए देखिए, एनिमेज है ये वाला जो पिक्चर आप देखें विंडो के लिए है। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप अगर उसके द्वारा यूज करते हैं तो एनिमेज नाम से आपको मिलेगा। और इसमें आपके पास जैसे आप लोग जैसे नॉर्मली जो बच्चे आजकल के यूज कर रहे हैं वीडियो एडिटर
किनमास्टर वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एडिटिंग के उसमें, और टेम्पलेट्स अगर आप जो उनके यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे कट करना है आपको वीडियो को या एडिट करना है, ये बहुत सारे, तो उसी तरह के इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें आपको जैसे स्पीड का ऑप्शन है, इसमें ये वाला आप देखेंगे स्पीड है। आपको क्या है, जैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, रिकॉर्ड, जैसे आपने कोई इसमें टेम्पलेट, इसमें इनबिल्ट टेम्पलेट होते हैं और इसमें फ्री वर्जन इसका है, इसका एक फ्री वर्जन है। और फिर बहुत अगर आपको ज़्यादा टेम्पलेट चाहिए तो उसके लिए जो अपग्रेडेड वाला होता है फिर उसको परचेस करना पड़ता है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जो हमारे पास जो फ्री वर्जन है उससे हमारा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं आराम से। तो इसमें हम आप जैसे कुछ भी एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ये वीडियो है, तो आप उसमें पीछे से सपोज आपने वीडियो बनाना है कि पर्यावरण संरक्षण पर, उसको एनिमेटेड, तो उसमें उसी तरह का आप एक मिलता जुलता सा टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ से बोलना शुरू करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में अगर आप बनाएंगे, क्योंकि आपको सेट करना पड़ेगा कि जो पिक्चर चल रहा है उसमें कितने मिनट में आपका खत्म, 2-3 बार उसको ट्राई करने के बाद वो बनता है। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पीड का है, एक तो कि जितना बना आपको कितनी स्पीड रखनी है। उसके बाद उसमें जैसे कुछ कट करना है आपको, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ एक्स्ट्रा इमेज अगर आप उसमें डालना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा इमेज उसमें चली जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस समय देखिए एनिमेशन एक ऐसा पार्ट है जो कि टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप छोटे बच्चों को टीचिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। और उसमें क्योंकि फन बेस्ड टीचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए इस समय, तो और उसको आप इस एनिमेज जो है उसकी सहायता से बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एनिमेज, ये एनिमेज का पेज है, ठीक है। ये पेज इसीलिए मैं आप लोग को दिखाना चाह रही थी कि जैसे आपने एनिमेज पे कराया, हर जगह आपको वही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। टेम्पलेट्स आपको सर्च करना है, यहाँ से सर्च कर लीजिए। हो सकता है कुछ अपग्रेडेड वाले हों तो वो ऑप्शन मांगेगा आपसे, तो आपको ज़रूरत नहीं है पेड की। जैसे एक ये वाला है क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए, तो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हैं, आप यूज़ करके और फिर उसमें वो टेम्पलेट जब खुलेगा तो उसमें आप एडिटिंग करके एक कोई भी टॉपिक जनरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मतलब चाहे एंड्रॉइड्स में यूज़ करें, ये एंड्रॉइड्स के लिए है। लेकिन आपको जो फीचर्स मिलेंगे एडवांस फीचर्स, वो जो आपका विंडो के लिए होगा। एनिमेज जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा एडवांस है। और ये एंड्रॉइड, मैम कोई शायद कुछ पूछा, चलिए शायद किसी का माइक ऑन है, जैसे देख। I have a question. May I ask? या दीपिका। मैम एनिमेस वाला जो है ये सिर्फ विंडोज पे यूज किया जा सकता है या हम इसे एंड्रॉइड पे भी यूज कर सकते हैं? एंड्रॉइड पे, ये देखिए आपका एंड्रॉइड पे एनिमेज, दोनों वर्जन अलग अलग हैं। दो, हाँ देखिए बहुत सारे वर्जन्स ऐसे हैं जो आपकी विंडो पे ही होंगे। विंडो वाले में आपको फीचर्स ज़्यादा हैं विंडो पे जो है, और मोबाइल वाले में भी आपके पास बहुत सारे वर्जन मिलेंगे। थोड़ा सा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आप लोगों के लिए यूजफुल है। फीचर्स ज़्यादा लेकिन विंडो पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो ये वाला पिक्चर आप देख रहे हैं ये एनीम नाम से एक है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने खुद जो पहले ट्राई किया तभी मैं आप लोगों को, क्योंकि फ्री ही और सारे फ्री, पेड में आप लोग को बता ही नहीं दूँ। बहुत सारे ऐसे जो पेड हैं, तो हमें अभी फ्री देखना है जो हमारे लिए यूजफुल भी हो और फ्री हो। तो ये वाला जो है देखेंगे आप इसमें, ये आपका मोबाइल के लिए है, एंड्रॉइड्स के लिए। तो ये वाला डिस्प्ले है। और जो पहले वाला है वो आपका है ये वाला, ये विंडो वाले का पेज है आपको जो पहले दिखाया मैंने, तो विंडोज के लिए। तो इसमें ज़्यादा आपको मिलेंगे। अब इसमें लेकिन जो मोबाइल वाला है उसमें आपको जो शॉर्ट पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी तो उनको आपको एडिट करना पड़ेगा। तो उसमें भी बहुत सारे हैं। एनीम जो है मैंने जो देखा था, जो आप लोग को बेटर लगे, जो यूजफुल हो, तो वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। एक डुओलिंगो, अगर आपने सुना होगा नाम, डुओलिंगो किसी ने सुनना है, बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग। मैंने अभी जो आपसे कहा गेमिंग रिलेटेड टूल्स जिसको हम एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, ये गेम रिलेटेड टूल है। चलिए डुओलिंगो जो है ये तो आप मोबाइल के लिए ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि वो कन्वीनियंट होगा।
एक अमेरिकन जो 2011 में डिस्कवर हुआ है, तो इससे मिलता जुलता और है, लेकिन डुओलिंगो इज द बेस्ट। ये एक लर्निंग स्पीकिंग टैब है, स्पेशली ये नॉर्मली मोबाइल ऐप के लिए ही इसे बनाया गया है। ये एक डिजिटल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी असेसमेंट टूल है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रिकॉशंस मैंने लिखे हैं नीचे यहाँ पर, प्रिकॉशंस। इसमें क्या होता है, जो ये डुओलिंगो जब हम यूज करते हैं, उसमें जब आप डुओलिंगो में जाएंगे, आप वो आपसे ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको लैंग्वेज मांगेगा, 2 लैंग्वेज, पर्टिकुलरली आप कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहेंगे। हम लोग हिंदी और इंग्लिश लेके चलते हैं। अगर आपको हिंदी में सेंटेंस सीखना है, इंग्लिश टू हिंदी, तो वो आप जो करेंगे आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा, डुओलिंगो यूज। उसमें वो सेंटेंस आते रहते हैं, उसका ट्रांसलेशन आता रहता है, आपको क्लिक करना होगा उसमें, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, वो बताते चले जाएगा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो एक तरह से क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप सीख भी रहे हैं और आप एक तरह से क्या उसको फन फॉर्म में उसको सीखेंगे उसमें। तो बहुत सारे जो सेंटेंस हैं हम लोगों को, या ट्रांसलेशन हमको करना है किसी चीज का, तो हम डुओलिंगो को हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें है कि बहुत ज्यादा कई बार हो जाता है ना, हम लोग मोबाइल के ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, हम लोग उसको गेमिंग ऐप्स जो होते हैं, एडिक्शन हो जाता है। तो इसके लिए भी कहा जाता है कि थोड़ा सा आपका लगे अच्छा ये गलत हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत नंबर ऑफ क्विज़ेस क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें ट्रांसलेशन आपको करके बताएगा वो, कि आपको एक एक क्वेश्चन आएगा, उसका ट्रांसलेशन, तो आपको सेलेक्ट करना होगा सही, उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो फिर आपका गलत है, फिर होंगे अच्छा आप नेक्स्ट चले जाएं। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल है आपके लिए डुओलिंगो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड यूज किया है किसी ने? व्हाइट बोर्ड देखिए, व्हाइट बोर्ड मैंने आपको अभी जैसे मैं पहले डिस्कस किया, बहुत ही यूजफुल है। देखिए व्हाइट बोर्ड के लिए भी 2 ऑप्शन है। आप पिक्चर देखेंगे इसमें, ये वाला जो पिक्चर है, ये वाला पिक्चर, ये एंड्रॉइड्स का व्हाइट बोर्ड है। ये मैंने अपने ही मोबाइल का पिक्चर इसमें डाला है, जो मैंने उसमें भी आपको 2-3 तरह के उसमें आप फीचर्स देखिएगा। आपको पेन की जरूरत होती है व्हाइट बोर्ड में, पेन के साथ इरेजर की जरूरत होती है, कलर्स ऑप्शन की जरूरत होती है, इरेजर और डिलीट करने के लिए, जितना आप लिखते जाते हैं उसको डिलीट करने के लिए आपको इरेजर्स की उसको डिलीट ऑप्शन होना, एक शेयरिंग आप किसी ने व्हाइट बोर्ड यूज किया है पहले या करते हुए देखा है किसी को? देखिए एक ऑनलाइन गूगल में हम लोग के पास जैमबोर्ड होता है, वो भी ये गूगल जो मीट है इसने नया ऑप्शन डाला है जैमबोर्ड। जैमबोर्ड भी जैसे अभी डायरेक्ट हूँ तो मैं जैमबोर्ड यूज कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड का मैं अभी दिखाती हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, कैसे हम व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं। ये सारे फ्री है। आपको विजिबल हो रहा है व्हाइट बोर्ड एक पेज? अभी तो विजिबल नहीं है। हाँ चलिए, अब चलिए आप बताइएगा। अब विजिबल है। चलिए ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अब इसमें हमको पेज सेलेक्ट करना होता है। अब जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, नॉर्मली विंडो पर यूज कर रही हूँ तो उसको डाउनलोड किया हुआ है। तो ये देखिए इसमें ये पेन्स है नीचे, ये पेन्स है, जो भी कलर आपको चूज करना है उसके लिए पेन। लेकिन रिटर्न के लिए आपको यहाँ से ये, ठीक है, ये एक आपको बॉक्स आएगा, फिर इस पर आप टाइप कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो व्हाइट बोर्ड है आपका पेन, उस पर भी चलता है, मोबाइल पे भी। बस मोबाइल में रेस्ट्रिक्शन से ये है कि आपका मोबाइल का स्क्रीन होता है छोटा,
तो उसमें बहुत कम आप लिख पाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग्स के लिए या मेजर पार्ट्स के लिए हम मोबाइल वाला ज़्यादा यूजफुल है। तो इसका फिर ऑप्शन ये है कि आप इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें इरेजर है। ठीक, ये इरेजर है, ये आपका डिलीट। दूसरा, इसमें जो ऑप्शन हमारे पास है, जो कंप्यूटर के ऑप्शन है वही काम करता है। इसमें अंडू का है, रीडू का ऑप्शन है। आपको कोई इमेज अगर आप सर्च यहाँ से आपको डालना है तो आपके पास कोई इमेज अगर लाइब्रेरी है, कैमरा से डायरेक्ट लेनी है तो ले सकते हैं, या लाइब्रेरी आपके यानी कि आपके कंप्यूटर पे स्टोर है तो वो इमेज आप उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास टाइपिंग टेक्स्ट है। सपोज आपको कुछ सिखाना है तो यहाँ पर आप इसका साइज हम, ठीक है, साइज इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, अब ये कर लिया है, इसको फिर आपको उसको इरेज करना है तो आप इसमें इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से व्हाइट बोर्ड क्या है, ये जितना भी जैसे आप क्लासरूम में लाइव देखते हैं ब्लैक बोर्ड में, तो ये ब्लैक कंप्यूटर पे अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है या ऑनलाइन चल रहा है कुछ भी, तो ये सब कुछ वो सारी एक्टिविटी जो टीचर ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में करेगा वो सब कुछ आपको डिस्प्ले होगा। तो इसमें पेन का सिलेक्शन है। पेन सिलेक्शन आपके लिए अगर डायरेक्ट ऐसे पेन से ही लिख पाएंगे डिजी पेन से, अदरवाइज इसमें जो अगर डिजी पेन नहीं है तो ये ऑप्शन हमारे पास टेम्पलेट ऑप्शन है, तो काफी हो जाता है इसमें लिखने के लिए। ठीक मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। एक्चुअली जैसे जूम पे हम व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, वो मैंने यूज किया हुआ है, तो उसमें तो हम जो भी आईडी से हम लॉगिन करते हैं तो डायरेक्टली हम जूम का व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम गूगल मीट पे करते हैं तो वहाँ हमें जैमबोर्ड पे जाना पड़ता है या माइक्रोसॉफ्ट पे। और माइक्रोसॉफ्ट में एक चीज मैंने देखा था कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड डाउनलोड करना पड़ता है अलग से, लेकिन वहाँ पे वो पर्सनल जो मेल आईडी मतलब हम यूज करते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके लिए फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। तो प्रोफेशनल आईडी कैसे क्रिएट की जाए और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? कैन यू प्लीज इलैबोरेट? नहीं, आपको आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जिस आईडी से होगा ना, हो सकता है आपने जूम पर जो दूसरी आईडी से आपने जूम किया है, ठीक है, लेकिन आपका जो माइक्रोसॉफ्ट जब पर जो आपकी आईडी रजिस्टर्ड है उस आईडी से होगा, उस ईमेल आईडी से। कई बार हम 2-3 ईमेल आईडी बनाते हैं। आपने जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका जिस आईडी से है तो उसी आईडी से डाउनलोड होगा। ये इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस आईडी से आप कर रहे हैं, अदरवाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से डाउनलोड हो जाता है। नहीं मैम, एक्चुअली वो शो कर रहा था कि जिस आईडी से मैंने क्रिएट किया हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट आईडी है, उसे वो पर्सनल में शो कर रहा है, प्रोफेशनल अकाउंट में शो नहीं कर रहा है। दैट वाज द इशू। नहीं तो वो आपका हो सकता है आपने आईडी चेंज की हो, ये हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से डाउनलोड हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, आप एक बार ट्राई करें, देखिए ऑफिस अकाउंट आपका किस आईडी से बना हुआ है। उसके बाद जैसे मैं आपको शो करूंगी, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, खर्च कर सकते हैं तो पॉकेट मनी जिसको मिल रही है रेगुलर, तो एज एजुकेशनल उस पर करें आप लोग खर्च उसे, तो उस पर आप ले सकते हैं। तो ये आपका एक न्यू पैड है। न्यू पैड नॉर्मली इस समय देखिए, इस समय बीच में तो ये मिल भी नहीं रहा था हमारे पे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑनलाइन ये सब कुछ जो स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी बाद में यूज़ की हैं। तो न्यू पैड है और इसमें एक डिजिटल पेन आपको अटैच करना होगा। तो जो रिटर्न पार्ट है आपका, या तो आप उसमें जो टेम्पलेट्स पे हम लिख सकते हैं, अदरवाइज उस डिजी पेन की वजह हेल्प से हम लोग व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मोबाइल पे भी अगर आपको यूज़ करना है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब हम हर एक के पास नहीं अवेलेबल है कंप्यूटर, तो वो करें। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये कि स्पेस का हमें ध्यान रखना है। तो आप जब करें तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, बहुत जल्दी व्हाइट बोर्ड पे हाथ सेट नहीं होता, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और वो इरेज होता चला जाता है। तो उस पर छोटा छोटा सा लिखें जिससे कि आप उसमें लिख सकें। आप देख रहे होंगे इसमें कितने सारे इसमें बटन्स हैं, तो स्पेस हमें कम मिल रहा है, इसमें विंडो की स्क्रीन के हिसाब से पूरा स्पेस हमें मिलता है। तो इस तरह से जो व्हाइट बोर्ड है वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोगों की
के लिए आगे फ्यूचर के लिए। स्टैटिस्टिकल टूल, ये स्टैटिस्टिकल टूल जो है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली जो शॉर्ट कैलकुलेशन जो हम लोगों के लिए है उसके लिए हम उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास डेटा ज़्यादा है तो GIS करके एक टूल है, तो इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसको एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली जो साइंस और मैथ्स के बच्चे हैं तो उनके लिए ये जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये स्टैटिस्टिकल टूल यूज़फुल है। देखिए प्रोजेक्ट एक और टूल है जिसको हम इसमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन हो जाती है। तो अभी इसमें देखिए इतना लोड ज़्यादा है, तो अभी इन्होंने तो ये प्रोजेक्ट के लिए टेम्पलेट्स देते हैं जो भी जब हम इसमें रजिस्टर करते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट इसमें ओवरलोड होने की वजह से अभी इसमें नहीं वो टेम्पलेट्स जो फ्री वर्जन जो हम कह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये है इसमें तो प्रोजेक्ट का पूरा फॉर्मेट होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह करवाना हो अगर या हमें खुद करना हो तो उसमें सब कुछ अवेलेबल होगा। उसकी हेल्प की इसकी सहायता से हम लोग इसे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखिए डिज़ाइन टेम्पलेट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। मैं स्पेशली चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसमें आप लोग करें, चाहे इसको मोबाइल से करें, टैब से करें, कंप्यूटर से करें, हर जगह आपका ये डाउनलोड होगा। इसमें दो हैं डिज़ाइन टेम्पलेट्स में, एक है कैनवा और एक है पोस्टर माई वॉल। बहुत सारे हैं लेकिन जो कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ से और फीचर्स जिसमें ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कैनवा जो है जैसे हम लोग क्या है हाथ से ड्राइंग बनाते हैं, कई बार उसमें पिक्चर बना रहे हैं और उसमें हमें कुछ इंसर्ट करना है, अलग अलग तरह की पेन यूज़ करते हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा एक तो टाइम लग रहा है और अगर हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उतना अच्छा ड्राइंग वगैरह उसमें हो नहीं पाती है। लेकिन ये ऑनलाइन डिज़ाइन टेम्पलेट है, ये बहुत इसमें अगर एक बार आप लोग बना लिया तो आप लोग हमेशा इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें इन्विटेशंस हम बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स तो नॉर्मल यूज़ के लिए हैं, फ्लायर्स वगैरह जो बनते हैं वो उसमें बहुत अच्छा बन जाते हैं, लेसन प्लान्स भी इवन के लिए भी हम इसको डिज़ाइन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल मीट है या हम जूम वगैरह हम की बात करें, उसके बैकग्राउंड्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टेम्पलेट हम इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं और कुछ प्रोफेशनल डिज़ाइंस भी इस टेम्पलेट्स में हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो मेन फीचर्स है इसमें एक तो जितना भी है सब फ्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स हमें है अलाउ करता है, ले सकते हैं। कुछ हायर वर्जन है इसमें 99% आपको फ्री इसमें है। और दूसरा आप जब बना लेते हैं बनने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी पूरा टेम्पलेट में जो कुछ भी आपने डिज़ाइन किया उसको सेव करके रख सकते हैं कहीं भी, और उस पिक्चर को फिर कहीं अपलोड करना है, भेजना है आपको, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या है क्रिएटिविटी, जितनी अधिक क्रिएटिविटी आप इसमें डालना चाहें, आप इसको इसमें किसी की फ़ोटो लगाना चाहिए। जैसे अभी तो टीचर्स डे निकल गया है, आप लोग क्या है टीचर्स डे का कार्ड बना के अपनी मैम का फ़ोटो लगा के और अच्छे से कोटेशंस लिख के इसमें बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है आपको, ठीक है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं इसको आपको तो ये आप लोगों के लिए एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। 2-3 जो मैं स्पेशली बोल रही हूँ उनको आप लोग ज़रूर करें। तो कैनवा को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि कैनवा में जो बड़े साइज़ का टेम्पलेट है वो जल्दी अवेलेबल हो जाता है हमको। तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ कैनवा में आप कैसे कर सकते हैं। canva.com पे जाइएगा आप, विजिबल हो रहा है आपको? यस विजिबल है, विजिबल है, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। देखिए आपने पहले तो आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो नहीं अगर बना लेंगे तो उसके बाद आपको उसमें लॉगिन करना है। ईमेल आईडी हमेशा इस तरह का अगर आप कुछ एजुकेशनल काम उसके लिए एक बना लीजिए, एक रख लीजिए, आपको याद रहेगा कि इसी
मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। देखिए ये कैनवा का पेज खुला है, ये मेरा पेज है। यहाँ पर आपको जो नाम आपका होगा उससे खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये होम पेज है, इसमें टेम्पलेट्स हैं। आपको कोई भी टेम्पलेट्स चाहिए, सोशल मीडिया के लिए बनाना हो, पर्सनल, बिजनेस, एजुकेशन, तो लेसन प्लान, सारे तरह के आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, अब सपोज मैं कोई एक मैंने लिया है, वो टेम्पलेट आपका जब खुल जाता है तो बहुत इजी है, बहुत इजी। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल सा टेम्पलेट लें, कोई लें, अगर आपको लगता है कि किस तरह का, तो उसी तरह का डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे सपोज ये लिया मैंने, जनरल ऐसे ही लिया, तो ये पिक्चर हटानी है मुझे, तो ये सब हट जाएगा। ये टेम्पलेट बना हुआ है, ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, तो आप इसका सब हटा दीजिए। आपको बैकग्राउंड ये लग रहा है, ठीक है, ये सब हटाया है। अब आपको इसमें डालना है बैकग्राउंड में कलर, बस कोई दूसरा डालना है, ठीक है, ब्लू डालना है, आपको पिंक करना है, तो आपको पिंक कलर सेलेक्ट हो गया। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे आप साइड से, टेक्स्ट, ठीक है। हेडिंग के लिए करना है, उसके सब हेडिंग के लिए एक आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप टाइप करेंगे, ये आपने कुछ भी टाइप किया है, फिर आपको जो आपको लिखना है नीचे वो सब टाइप करेंगे। तो उसके लिए क्या है, टेक्स्ट का थोड़ा सा ये हेडिंग है, आप नीचे टेक्स्ट के लिए, फिर आपको एक दूसरा आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर लगानी है किसी की, सपोज आपने ग्रीटिंग कार्ड बनाना है किसी के लिए, आपको अपनी सिस्टर को देना है, पेरेंट्स को देना है, एनिवर्सरी, कुछ भी है, तो आप यहाँ पर अपलोड्स में जाएंगे। ये अपलोड से विजिबल हो रहा है आप लोगों को? यस, विजिबल है। ठीक, ओके मैम। अपलोड्स पे जाइएगा, ऑप्शन पे अपलोड्स, ठीक है। अब अपलोड्स में ये देखिए मेरे इसमें आपको दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने ये सारे अपलोड्स किए थे। आप अपलोड मीडिया, ये देखिए अपलोड मीडिया में आपने कहाँ से अपलोड करना है, फेसबुक से लेना है, आपके ड्राइव से लेना है, इंस्टाग्राम से, डिवाइस पे चले जाइए, ठीक है। आप डिवाइस में कहाँ, सपोज आपके कंप्यूटर पे है और नहीं, अगर आपका मोबाइल होगा तो उस मोबाइल पे आपका रहेगा, वहां से आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट में, हाँ, अब ये यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपलोड कर सकते हैं। कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ डालना हो तो ये एक एलिमेंट सेक्शन है, यहाँ से भी आपको फोटो, ग्राफिक्स, सपोज ये डिजाइन सेलेक्ट, आपको बैकग्राउंड में ये चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो इसको, अगर आपको कोई दूसरा चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको ये पसंद नहीं आ रहा है आप तो दूसरा डाल दीजिए। आपको ये डालना है, फ्लावर लगाना है, ठीक है, तो आपने ये फ्लावर लगा दिया। बस ये आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। इसमें देखिए बार बार हमें इसका प्लस पॉइंट ये है कि हमें कई बार नहीं हमारी ड्राइंग अच्छी होती है, हमें बार बार टाइम बहुत लगता है, मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ये फोटोज, ग्राफिक्स डालने हैं आपको, वीडियोस, ऑडियो, तो ऑडियो बेस्ड अगर आपको बनाना है तो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो इस तरह से जो ये है ऑप्शन, यहाँ से आपका फॉन्ट इंग्लिश में, हिंदी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। साइज आप
छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कितना साइज का आपने इसको रखना है, बड़ा करने, क्योंकि इसमें और इसमें कोशिश ये रहेगी छोटा रखना है आपको, बहुत छोटा साइज, क्योंकि जब डाउनलोड होता है तो काफ़ी डिस्प्ले में यहाँ तो हमको दिखता नहीं है। तो इसको आप यहाँ से, ये 17% में है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा, लिखने के लिए अगर आप बैठे हैं तो आपको कई बार बहुत छोटा है, दिखता नहीं है, तो उसका यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको शेयर ऑप्शन है, आपको सीधे शेयर करना है तो शेयर ऑप्शन पे जाना है आपको, ठीक। उसके बाद ये बार बार आप होम पेज पर जब भी बना लिया आपने तो आपको होम पेज पे जाते हैं, तो होम पेज में आप जाने के बाद ये बाद में आपके सारा आपके आपकी जो फोलियो बना है पूरा वहाँ हो जाएगा, ठीक है, सेव हो जाता है। ये एक सेव ऑप्शन है, सेव इसमें बीच में इसको कर दीजिएगा एक बार जो भी आपने बनाया, और फिर आपका उधर सेव। अब ये यहाँ पर आप जो ये आपको एक एरो दिख रहा है, ये डाउनलोड का है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, डाउनलोड में अगर आपके पास, आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है, पीएनजी, जेपीजी, अगर आपके पास पेजेस ज़्यादा हैं तो वो आपको पीडीएफ डाउनलोड होगा, और अगर आपको सिंगल पेज है तो पीएनजी, और हाई क्वालिटी इमेज आपका है पीएनजी और जेपीजी। तो इसमें देखिए एक आपको सपोज, ठीक है, आपको कम पड़ रहा है तो इसमें ऐड पेज, ठीक है, देन ऐड पेज। इसमें आपको जितने पेजेस पीछे से ऐड करने हो, आपको कुछ बनाना है, इनविटेशन बनाना है, एक में नहीं आ रहा है तो 2 में, ठीक। इसका भी देखिए साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कैनवा, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये जो कैनवा है, और पोस्टर माई वॉल, तो कैनवा तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि कैनवा के जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा मुझे बेटर लगे, तो कैनवा आप लोग यूज़ करिए। तो ये आपके एंड्रॉयड्स पे भी और आपके उस पर भी, दोनों के लिए, मोबाइल पे भी आपके यूज़फुल होगा। उसके बाद बुक क्रिएटर है, जो एक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि हम लोगों की जो स्टेट है यहाँ पर थोड़ा सा इतना स्टूडेंट्स को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाउंड हो जाते हैं कई बार। तो ये बुक क्रिएटर है, आप लोग इसको भी नोट करिएगा। तो ये बस थोड़ा सा इसके जो लिमिटेशंस हैं बहुत सारे, कि आपको एक डेटा स्पीड थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसमें, और फ्री जो इसका है, इसमें बहुत लिमिटेड आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे फ्री ऐप में। तो इसमें क्या है, आप इसमें जब आप अपना आईडी बनाते हैं तो इसमें एक डिजिटल पूरी बुक आपने कंटेंट सेलेक्ट किया है, एक टॉपिक लिया आपने, ठीक है, और उस टॉपिक पर आप एक पूरी डिजिटल बुक बना सकते हैं। इसमें बुक क्रिएटर ये टेम्पलेट है। इसमें क्या होगा कि आपने वो कंटेंट डाला और उसके पीछे से रिकॉर्डिंग होगी, तो यानी कि वो बुक में जितना भी लिखा है रिकॉर्डिंग में आएगा, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग ना करना चाहें तो, और उसका अपने आप क्या है, पेजेस क्या है, पलटते चले जाते हैं, तो पूरा एक डिजिटल बुक आपके सामने होती है। कभी बना हुआ हो आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इनोवेटिव काम है ये बुक क्रिएटर में। अगर आप एक कोई अपने टॉपिक पर कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो बुक के फॉर्म में पूरा आता है, और इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। जो बुक आपका है वो रिकॉर्ड सेव रहेगा, और ये एंड्रॉइड्स पे करें आप या उसको आप विंडो पे करें, तो दोनों के लिए ही ये यूज़फुल है। तो ये सारे जितने भी जो टेम्पलेट्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, और जो मुझे लगा कि जो कि आप तो फ्री वर्जन आप लोग को मिल सके और जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि वही मैं आपको बताऊं। अब एक चीज़ में आप स्क्रीन रिकॉर्डर, ये लोग आप लोग यूज़ करते होंगे। अब उसको आप एजुकेशन के लिए स्क्रीनोमैटिक, जो विंडोज़ के लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर आपको बताऊंगी जो यूज़फुल हैं। पर ऑप्शंस थोड़ा सा हम लोग इसमें ये रहता है कि 15 मिनट्स की कम से कम रिकॉर्डिंग मिनिमम मिलेगी आपको स्क्रीनोमैटिक और बैंडिकैम में। OBS स्टूडियो, लूम, और ये मेजर हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट माना गया है, जिसको स्क्रीनोमैटिक सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें जितना भी स्क्रीन में आपके चल रहा है वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसमें ये ध्यान रखना होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कि जितनी देर रिकॉर्डिंग हो रही है तो बीच में कई बार हम स्क्रीन इधर उधर करते हैं, तो आपने कुछ ऑप्शन खोला, ये खोला, वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है। ये थोड़ा सा इसको यूज़ करते समय ध्यान रखना है।
वीडियो पैड और मूवी मेकर एंड वी रिकॉर्डर, ये आपके फोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना देखना है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, आपको खुद को फीडबैक देना है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करिए और खुद बाद में रिकॉर्डिंग देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपका कौन सी कमी आप में थी या कहाँ है। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपने कहीं पार्टिसिपेट करना है, डिबेट में जाना है, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए थोड़ा सा, तो पता चल जाएगा कि कहाँ क्या कमी है, तो वो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्क्रीन जो रिकॉर्डर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के फील्ड के लिए। अब एक लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के लिए बताएंगे आप लोग, गूगल ड्राइव में कितने लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रखते हैं? कोई भी बताए। मैम कीर्तिका कंटपाल हेयर। अभी जब हम ये ऑनलाइन मोड में हैं तो हमें ज़्यादातर चीज़ें गूगल ड्राइव में ही रखनी पड़ेगी। गूगल क्लासमेट पे हमें अपने असाइनमेंट देने होते हैं तो वो गूगल ड्राइव पे ही हम लोग रखते हैं जनरली। तो देखिए गूगल ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है आप लोग के लिए। वो इसमें सबसे इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपका सेव है। बीच में था कि शायद इसमें भी कुछ हैकिंग का था, लेकिन गूगल ड्राइव एक सेव स्टोरेज है जहाँ पर आप अपना बहुत सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहाँ रखते हैं, कभी आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर ड्राइव में आपका बहुत सारी फाइल्स होती हैं, आपके असाइनमेंट्स होते हैं, इवन अपना बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो आपके लिए आपको ज़रूरत होते हैं। आप लोगों को कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि आप लोगों का फ़ोन में भी ड्राइव आप खोल सकते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है बीच बीच में। तो गूगल ड्राइव एक इम्पॉर्टेंट क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम जब ये सब ऑनलाइन और ये टीचिंग की और डिजिटल टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे गवर्नमेंट के नए इनिशिएशन लिया है कि स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर से ही कि स्टूडेंट्स कहीं रुके ना, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, चाहे वो किसी भी लेवल का स्टूडेंट्स हो। तो दीक्षा जैसे कार्यक्रम है, NPTEL के कार्यक्रम है, स्वयं और स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, ये DTH चैनल जो शुरू किए गए थे जिससे कि जो बच्चे हैं हमारे भारत के वो क्या है उनकी शिक्षा में कहीं भी बाधा ना आए। और हुआ भी है कि हमें जो टेक्नोलॉजी है उसी की वजह से हम लोग जो है कंटिन्यू हम लोगों की जो टीचिंग है उसमें बहुत ज़्यादा बैरियर्स नहीं आए। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करना भी यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर हम बैरियर्स देखते हैं, हम बार बार टेक्नोलॉजी की, मीडिया की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ा बैरियर है हम लोगों को जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कभी कभी विदाउट मीडिया हमारा जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें हम मीडिया का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बैरियर है। अब इस समय देखिए बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो बहुत कम डेटा रेट कम हुआ है और बहुत हर जगह कोशिश की जा रही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हो हर क्षेत्र में, और उसमें प्लान्स बहुत सारे आ गए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ये इस बीच थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हुआ है। फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपके पास गैजेट्स होने चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे। और दूसरा है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो इनिशिएशन है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल इसमें होना चाहिए जो कि इनिशिएशन ले। इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। और कभी कभी देखिए लैक ऑफ एडिकल टेक्निकल सपोर्ट हमने कहा इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं मिलता। अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी गवर्नमेंट करे तो वहाँ पर भी बहुत बेनिफिट हो सकता है। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट स्टूडेंट्स उठा सकते हैं, टीचर्स उठा सकते हैं। और थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों का कोर्स का इतना ज़्यादा है, एक कारण ये भी है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द वे ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी टू इन्हांस करिकुलम। हम लोगों का जो थ्योरेटिकल पार्ट है अपना, उसका भी हम लोगों के पास काफ़ी लोड है, स्टूडेंट्स के पास भी और टीचर्स के पास भी। तो हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी वही होती है। तो कहीं इस वजह से भी कभी कभी हम लोग, ये भी एक बड़ा कारण है कि उस पर हम लोग बहुत टाइम नहीं दे जाते, क्योंकि सीखने के लिए किसी भी चीज़ को हमें समय देना ज़रूरी है। और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हमने कहा अब दी जाने लगी है, पहले इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था। प्रायोरिटी उसको दी जाए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में जो है वो बहुत प्रायोरिटी जाती है टेक्निकल को, तो यहाँ भी अब शुरुआत इंडिया में हो रहा है 2020 के बाद से कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो शिक्षा है उसका विकास किया जाए और डिजिटल टेक्नोलॉजी को
बढ़ाया जाए। तो आज का टॉपिक में मैंने इसीलिए कोशिश की कि जो जितना भी वो सारे टूल्स और टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी मिले जो कि आप सभी के लिए यूज़फुल हों। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं या किसी और फील्ड में जा रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, जिससे आप लोगों का डेवलपमेंट होगा, जो आपका जो नॉलेज है उसमें विकास होगा, और जिसको आप टीचिंग करने जा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो उन बच्चों को आप बहुत अच्छा दे पाएंगे। तो यही आज के जो टॉपिक है मेरा उसका उद्देश्य था। और एक चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी, निगेटिव एस्पेक्ट्स जो है, ठीक है, कॉपी पेस्ट सिंड्रोम, इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, कॉपी पेस्ट सिंड्रोम। कॉपी पेस्ट की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंड हो गए हैं कॉपी पेस्ट पे, वास्तविकता से थोड़ा सा दूर होते चले जाते हैं क्योंकि हम डिपेंड हो गए हैं इंटरनेट वगैरह पे। इसके अलावा प्राइवेसी, बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेसी कम हुई है, और सबसे जो मेजर फैक्टर है, टू मच ट्रस्ट इन द इंफॉर्मेशन फाउंड थ्रू मीडिया। मीडिया के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टेक्नोलॉजी का। तो क्योंकि फटाफट गूगल सर्च करते हैं बच्चे, अगर मैडम ने कुछ बताया कि उसको भी सोचेंगे नहीं कि गूगल पे जाके देखें, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। हमारी जो बुक्स वगैरह हैं, हम लोग कम हो गया है बुक्स पढ़ना, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट तो है ही टेक्नोलॉजी का। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हम एक लिमिटेशंस में रहकर इन सब का हम यूज़ करें। अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, MPPG कॉलेज के सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर जुड़े, जिन्होंने सुना, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके भावी जीवन के लिए, और बहुत सारी शुभाशीष। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। क्या कहूँ, मतलब बार बार मैं यही कह रही हूँ, हर लेक्चर जो सुन रहे हैं, मतलब डे बाय डे लेक्चर्स ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं कि हमारे पास वास्तव में शब्द नहीं है। धन्यवाद, अपॉर्चुनिटी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्यादा मतलब आपके लिए कृतज्ञ हैं कि आपने अपना समय दिया हमें, और ऐसे लेक्चर आप हमारे सामने लेके आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इसमें स्पेशलाइजेशन टेक्नोलॉजी के इसमें होगा। मैम एक चीज़, हाँ, मतलब मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि सीखने की टेंडेंसी कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि मैम आप लोग तो जानते हैं कि हम लोगों ने तो बच्चे सब बात बहुत लेटर ऑन हम लोग ये सीख रहे हैं, और शायद जब पैंडेमिक हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें, वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चे स्टूडेंट करते हैं, हम लोग ये वीडियो बनाना नहीं, तो स्टूडेंट्स को ही पूछ के, अपने बच्चों से पूछ के, हमारे बच्चे जो थोड़ा IT वाले हैं कि कैसे करें क्या करें, और वो सारा सीख कर ही हम कुछ चीज़ें, तो मैम जैसे PPT है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है PPT, तो हम पहले से बनाते थे, तो उस PPT का मॉडिफिकेशन कैसे करें, उसमें इफेक्ट्स कैसे है, उसमें वीडियो एडिटिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये ऑनलाइन तो मैंने शायद ये पैंडेमिक का पॉजिटिव एक यही इम्पैक्ट मुझे लगा कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश की। तो वही मैं स्टूडेंट से भी कहेंगी, मतलब लर्निंग नेवर एंड्स, कभी ख़त्म नहीं होता है सीखने की जो प्रक्रिया है। ये पढ़ा भी आपकी मैम लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, तो करें उसको कोशिश, तो हमारे पास बहाने ना हो, ठीक है। जो भी कैनवा आप ज़रूर यूज़ करें, और टीचर्स डे निकल गए हैं, और अभी कोई मैम का बर्थडे आएगा, तो आप लोग ज़रूर एक अच्छा सा बर्थडे कार्ड बना के अपने टीचर्स को व्हाट्सएप पर शेयर करें, तो प्रैक्टिस करिए उसमें। तो सीख के हम लोगों ने भी प्रैक्टिस कर ही सीखा है। तो सभी को एक बार फिर से बच्चों को शुभकामनाएं, और मैम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम थोड़ी देर और पढ़िएगा। जी, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारा विषय है, एक सब्जेक्ट है बीएड में, इसमें हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जी सर, है ना। प्रैक्टिकल मतलब इवन टीचर मैं सोचती हूँ जो पढ़ा रहे हैं इसको, या मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी बहुत मतलब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक्स जब, और वास्तव में आप सीखा है लोगों ने पैंडेमिक के पीरियड में, टेक्नोलॉजी जो थियोरेटिकल पढ़ाते थे उसमें आप प्रैक्टिकल हुए हैं, वो एप्लीकेबल पार्ट में आए हैं बहुत अधिक। तो बहुत आवश्यक, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है मैम, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बेसिक समय आने चाहिए, जो आज हम पे हम मतलब हेल्पफुल अपने को मान रहे हैं इसमें कि हमें हेल्प मिल रही है इससे। तो अभी हम शायद ये वेबिनार और ये वर्कशॉप्स और हम मिल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये आपने कहा कि लर्निंग टेंडेंसी होनी चाहिए, हमारे अंदर पैशन होना चाहिए सीखने का, उसमें एज मायने नहीं रखती कि आप कितने एज के हैं, आपका मीन्स एज
कि कोई वहाँ पर कोई बैरियर के रूप में नहीं आता है, और आपका एक्सपीरियंस भी उसमें नहीं आता। जैसे जैसे सीखते हैं उसको आप प्रैक्टिकल अप्रोच में लेकर के आइए। तो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन आपका रहा। थैंक यू मैम। जो आपने एप्लीकेबल पार्ट में जो फोकस किया है यहाँ पे, या जो आपने मीन्स करके जो दिखाने वाली, जो आप कहते हैं ना ये एवर लास्ट रहता है, ये चीज़ दिमाग में हमेशा बना रहता है, तो वो आपने यहाँ पे एप्लीकेबल पार्ट में इसको किया, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हर्षित है यहाँ पे। मैम किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो मुझे हाँ अभी क्वेश्चंस अगर कोई पुटअप करना चाहे, कोई पार्टिसिपेंट कुछ भी क्वेरी अगर रह गई है, हालांकि आपका सेशन स्टार्टिंग से इंटरेक्टिव था, बच्चे ने क्वेश्चन पूछे, कोई बच्चे अगर और किसी के पास जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहे जरूर करें। कुछ तो टेम्पलेट जरूर आप जरूर यूज करें, कैनवा जरूर यूज करें आप क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि कभी कवर पेज वगैरह बनाना होता है हमको, हमारे इतने असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, आप कैनवा पे बनाइए और प्रिंट आउट निकाल के, बहुत ज़्यादा आपका यूजफुल होगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ओके मैम, चलिए ठीक है। कुमार हर्षित, वोट ऑफ थैंक्स। दीपिका, डू यू वांट? थैंक यू मैम। कुमार हर्षित, चलिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैडम। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon everyone. I am Kumar Harshit. It gives me an immense pleasure to provide vote of thanks today, ma'am. On the behalf of entire B.Ed department, I would express my gratitude to our resource person, Dr. Vinita Chaudhary, ma'am. Thank you, ma'am, for this insightful lecture of education on educational technology in present scenario, ma'am. It gives us a lot of information regarding the online education platforms and different modes of education. Ma'am, this gathering on this Google Meet also justify the role of technology in education itself. And from this session, we have gained many different online knowledge of many different online platforms, as well as their two application tools to use them. So I would like, at last, I would like to thanks from all our participants also. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू हर्षित। अब जैसा कि हमारा 10 डेज की लेक्चर सीरीज का अंतिम दिवस है, तो अब मैं ओवरऑल फीडबैक के लिए यहाँ पर जो हमारी लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी इस प्लेटफॉर्म पर, भास्करानंद हमारे बीच हैं। तो भास्करानंद ओवरऑल फीडबैक इस लेक्चर सीरीज का देंगे कि कैसे ये यूजफुल रहा, क्या उनकी लर्निंग में इनहेंस इसने किया इन लेक्चर सीरीज ने, मीन्स फ्यूचर सिनारियो इसका क्या हो सकता है, कुछ हमें यहाँ पर इस पर अपने विचार रखेंगे। भास्करानंद B.Ed 4 सेमेस्टर से हमारे। जी, गुड आफ्टरनून सभी को। अगर वीडियो ऑन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। श्योर मैम। टेक्नोलॉजी हमें ये भी सिखाती है। ओके। गुड आफ्टरनून, मैं भास्करानंद B.Ed 4 सेम से। जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सभी का यहाँ पर पहले स्वागत करता हूँ, और जो ये हमारी 10 दिन की जो सीरीज रही, इस सीरीज में शामिल होने के लिए सभी जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन रहे, जो मार्गदर्शक रहे, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके साथ साथ सभी जो सीरीज में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, जो चीज़ें आज तक सब मतलब एक हमारे लिए मतलब एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा हो रही थी कि बस उन चीज़ों को कैसे प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर पा रहे हैं, या जो चीज़ें एक बच्चे के लिए या मतलब आने वाले भविष्य में हमें किस प्रकार मदद दे सकती हैं, उन सब चीज़ों पर यहाँ पर बात हुई। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अगर मैं ये सार संक्षेप में ये कहूँ कि एक चीज़ जो 10 का दम जो होता है, हर चीज़ मतलब मिलके एक शक्ति बनती है, वो सही मायने में यहाँ पर देखने को मिला। और विशेष रूप से जो आज का जो सेशन था हमारा, इसके लिए क्योंकि जो आने वाले समय की जो हमारी चुनौतियां हैं वो सब इन्हीं सब चीज़ों को लेके हैं। जैसे अभी हमें कोविड वाली परिस्थितियां देखने को मिली, हो सकता है आने वाले समय में कौन सी ऐसी परिस्थिति मिले, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। वो है आज जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार से हम कनेक्ट होते हैं, और जब हमारे भावी शिक्षक होने या जो टेक्नोलॉजी बच्चों को जब हमें ज्ञान होगी तभी हम बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, या सही मायने में जो हम सोच रहे हैं बच्चों को दिखाना या समझाना, जो हम दिखाना चाह रहे हैं, वो हम इन्हीं मीडियमों का इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो भी हमारे 10 दिन के सेशन रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव था। और इस चीज़ के लिए मैं जो भी इसमें जो भी रिसोर्स पर्सन है, जो भी हमारे गेस्ट रहे, उन सभी का इसमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।
थैंक यू भास्करानंद। हाँ, आज की ये 10 डेज लेक्चर सीरीज हमारी आज यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसमें मैंने ग्रुप में भी ये लिखा था कि एक हमारा टॉपिक था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टॉपिक का नाम था द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन, जिसमें आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी हम बात करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन किसी मीन्स जो डॉक्टर पूर्णिमा भटनागर मैडम है वो कहीं बिजी थी इस बीच में, तो वो अपना लेक्चर नहीं ले पाई। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि उस लेक्चर को भी जरूर इस प्लेटफॉर्म पर कराया जाएगा कमिंग डेज में। नेक्स्ट वीक में मैडम ने टाइम दिया है, तो एक दिन उस लेक्चर को रखना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिए गए वो बहुत ही फ्रूटफुल रहे सभी के लिए। मैं ये स्टूडेंट्स की ही यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, सभी मीन जो भी फैकल्टी यहाँ पर जुड़ी हुई है उन सभी के लिए, कितने भी एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे जुड़े हैं सभी को वो सारे टॉपिक्स ने रिकॉल किया, सारी चीज़ें उनके माइंड में फिर से आई, फिर से वो उसमें सोचने के लिए विवश हुए, फिर से उनको मोटिवेट किया इन टॉपिक्स में। और स्पेशली आज क्योंकि लास्ट डे है, मैडम हमारे बीच में है डॉक्टर विनीता, तो इसमें समाप्त अभी क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेटर यहाँ पर नहीं मौजूद है, एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ भी कॉलेज में चल रही हैं, तो वोट ऑफ थैंक्स के संदर्भ में मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जितने भी टॉपिक, स्पेशली मैं उनका नाम लेना चाहूँगी कि जिनके द्वारा जो जो टॉपिक यहाँ पे लिए गए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल में डॉक्टर नागेंद्र दुंगोला यू से बने हुए थे, इसमें उन्होंने अपना लेक्चर दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस में प्रोफेसर JK जोशी जो रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड ऑन डीन रहे मीन्स अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस में यहाँ पर अपने विचार रखे थे, जो बहुत ही मीन्स कहना चाहिए बिहेवियरल एस्पेक्ट में अगर हम कहें तो बहुत ही हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुए। स्कूल लीडरशिप में डॉक्टर रीना उनियाल तिवारी ने इस पर अपने विचार रखे थे फ्रॉम DAV कॉलेज से देहरादून। और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 हमारे बीच में है, इस पर डॉक्टर देवेंद्र अमिता मैम ने राजस्थान से में अपने विचार इसमें व्यक्त किए थे। और इंक्लूसिव एजुकेशन में डॉक्टर कल्पना पत्नी लखेड़ा जो कि YOYO में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस पर अपने मीन्स बहुत अच्छी तरह से इस पर्सपेक्टिव को मीन्स NEP से जोड़ करके हमें समझाया। और एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोफेसर हेमलता तलेसरा मैम ने अपने विचार इसमें रखे, जो कि आज की डिमांड है, जिस पर हम आज बहुत से सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में डॉक्टर नीलम ने फ्रॉम SST यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से इसमें अपने विचार रखे, जो कि हमारा BEd करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिहेवियर में डॉक्टर गिरिजा रोतेला फ्रॉम सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट MBPG कॉलेज हल्द्वानी से, उनके द्वारा इसमें विचार रखे गए। बहुत ही इससे हम बहुत अधिक लाभान्वित हुए इस सेशन से भी, जो भी हम ये भी हमारा कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट को मजबूत करता है ये सेशन भी। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें आज आपने अपने विचार दिए, शायद बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा हम सभी के लिए। हम आगे इसमें ये इसलिए हम ज़्यादा इसको फ्रूटफुल माने क्योंकि हम ये सोचने को विवश हो गए कि वास्तव में जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं और हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स हमने इस कोरोना पीरियड में भी कुछ नहीं सीखा टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में। तो ये हमें इस ओर इसने मोटिवेट किया आज के सेशन ने। और साथ ही डॉक्टर राजेश भट्ट ने मेंटल हेल्थ पर अपने विचार रखे थे दून यूनिवर्सिटी से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, उनके भी सेशन से हम बहुत लाभान्वित हुए, क्योंकि ये सब काम हम तभी कर पाएंगे जब हम मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बीच हमारे रिसोर्स पर्सन के द्वारा रखे गए। और सबका पूरे BEd विभाग से और सेल्फ फाइनेंस BEd विभाग से मैं सबका हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर देती हूँ। और MBPG कॉलेज के स्टाफ की ओर से भी, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को कराने के लिए, हमारे प्रिंसिपल जो डॉक्टर BR पंत सर हैं एट प्रेजेंट, उन्होंने हमें परमिशन दी, तो हम उनके लिए भी उनका भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनके भी हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया और हमारी फैकल्टी को इसमें इंगेज किया। दोनों फैकल्टी इसमें इंगेज रही इस कार्यक्रम में, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कार्यक्रम अगर इस प्लेटफॉर्म पर कराया जाता है, वैसे तो हमें काफ़ी इजी लगता है, लेकिन जब हम इसके मीन्स प्लानिंग करते हैं और इसके प्लानिंग के बाद के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमें बच्चों को मीन्स मैसेजेस देना, इन्फॉर्मेशन देना प्रॉपर, ये सब गूगल फीडबैक फॉर्म बनाना और लिंक बनाना डे बाई डे, तो ये कुछ इश्यूज रहते हैं साथ में। तो उस एस्पेक्ट में हमें इसमें जुड़े रहना पड़ता है। सारी फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी थी, तो बहुत ही अच्छा, बहुत लेक्चर सीरीज से हम बहुत लाभान्वित हुए। और मुझे लगा कि ये मतलब स्टूडेंट के पार्ट में क्योंकि उन्होंने ही हमें मोटिवेट किया कि इस तरह के लेक्चर्स होने चाहिए, उनके डिस्कशन के माध्यम से हमें टॉपिक्स मिले। और मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स को ये हर सेशन में ये बात की गई है, क्योंकि
स्टूडेंट्स से जैसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे इसको एप्लीकेबल पार्ट में लेके आए, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करें, तो उसका एक ही सॉल्यूशन मुझे नजर आता है। और मैं हर सेशन में यही बात करी थी कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का भाव भी आना चाहिए कि जो मैंने सीखा है मैं उसको करके देखूं, तभी आप सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को। तो इस सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब कोई चीज आप करते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी जिस फील्ड से जुड़ा हुआ है, किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ है, किसी भी क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ है, वो अपने फील्ड में कुछ करे इन द सेंस जिस फील्ड से भी वो सीख रहा है, जो फील्ड उसके लिए एप्लीकेबल पार्ट में उसको ले जाती है, वहां पर उसको करना जब तक नहीं सीखेगा तब तक मुझे लगता है कि कितने भी व्याख्यान आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए, कितने भी लेक्चर्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर लीजिए, फॉर्मल और या ऑनलाइन मोड पे कहिए या ऑफलाइन मोड पे कहिए, तो वहाँ पर वो तभी सक्सेस होते हैं जब हम मीन्स मेंटली और फिजिकली उसमें एंगेज रहते हैं। और उसमें खाली कहना कि हाँ ये सेशन बहुत अच्छा लगा या ये इससे में फ़ायदा होगा या हो रहा है, तो जब तक आप इसके एप्लीकेबल पार्ट में नहीं आएंगे तो ये सेशन सक्सेसफुल नहीं सिद्ध हो सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करूँगी, मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये अपने विचारों में लाइए कि हाँ सकारात्मक सोच बढ़ाएं, अपनी करने की लगन लाएं उसमें और सीखें। जो भी अभी टूल्स मैडम ने डिजिटल टूल्स बताए, जितने भी ऑनलाइन टूल्स बताए, स्टडी टूल्स बताए या डेटा कलेक्शन टूल बताए, उनमें किसी एक या दो टूल को तो आप अप्लाई कीजिए। अगर आप सब नहीं कर सकते हैं, एक या दो टूल में भी आप अगर सीख जाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो आज सेशन अटेंड किया उससे मैंने कुछ सीखा है। खाली वर्बली सुन के उसको आप कभी भी जीवन में नहीं उतार सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मुझे और बहुत अच्छा लगा जो मेरे साथ डे फर्स्ट से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर सविता भंडारी मैडम का प्रॉपर सहयोग मुझे मिल रहा है जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है इस कार्यक्रम की। प्रतिभा मैडम भी इसमें फर्स्ट डे से जुड़ी हुई है, वो भी बार बार में बीच बीच में इंटरेक्शन कर रही थी कि वास्तव में मुझे इससे सीखने को मिला है। और ऐसे ही प्रोफेसर हेमलता तलसेरा है, उनकी टीम है, बहुत से मेंबर्स इससे जुड़े रहे और सारे फैकल्टी ने बहुत सहयोग दिया। मैं पार्टिसिपेंट की भी बहुत मीन्स उन्होंने इतना पेशेंस बना के रखा। और जैसा कि मैं टाइमिंग, क्योंकि 10 और 15 मिनट्स केवल ज्वाइनिंग में ही लग जाता है, ज्वाइनिंग टाइम ही इतना हो जाता है कि जब तक 60 पार्टिसिपेंट ना हो जाए तब तक हमें लगता है कि अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो पार्टिसिपेंट भी मीन्स ईगर रहे जुड़ने के लिए, बहुत क्यूरियोसिटी उनके अंदर रही, तो उनका भी प्रॉपर मुझे सहयोग मिला। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का आज यहीं पर समापन करती हूँ और वो जो एक सेशन है उसको हम कंडक्ट कराएंगे, उसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसका मैसेज डालूंगी, उसका लिंक डालूंगी। वो सेशन भी बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए, कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी तो हम सीखें। तो पुनः मैडम आपका, विनीता मैम आपका धन्यवाद। डॉक्टर सविता मैम आप दो शब्द कहना चाहेंगी? 2 शब्द कहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, क्योंकि आप सभी धन्यवाद ज्ञापन मैडम के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगी कि जो एफर्ट था, जो इवेंट था, बहुत ही अच्छा इवेंट था। और इस तरह के जो सीरीज़ हैं हम अगर टाइम पे ऑर्गेनाइज कराते रहें तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को कुछ एक तो प्रॉपर जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है उससे हटकर कुछ बच्चों को मिलेगा, और उसके साथ साथ कुछ नए टॉपिक्स जो कि हम क्लास में नहीं डिस्कस कर पाते सिलेबस के कारण, उसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को और अच्छा और ज़्यादा रिच करने के लिए हम इस तरह के हमें कंडक्ट कराते रहने चाहिए सीरीज़ को। थैंक यू वेरी मच सभी को, और स्पेशली चंद्रावती जोशी मैडम को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। ये काम केवल एक के इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं हो सकता, जब तक इसमें एफर्ट है, लेकिन मेंटल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, लेकिन लीडरशिप जरूरी होती है ना। लीडरशिप तो आपकी थी यहाँ पे। थैंक यू चंद्रा मैम को बहुत बहुत बधाई, विशेष बधाई, और सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को फिर से बधाई। लीडर को बधाई मिलना ज्यादा जरूरी है। हम लीडरशिप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम अगर लीडर अच्छा हो तभी प्रॉपर एक काम सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम, मैं भी आप सबको धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर चंद्रा जोशी मैडम का। उन्होंने मुझे चांस दिया ये सेशन अटेंड करने के लिए। हालांकि मैं हल्द्वानी यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, मेरा जो पीएचडी है वो पैसिफिक यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। लास्ट ईयर ही फिनिश किया था 2020 में, आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ गैप। मेरा एमफिल हो गया था 1995 में। उसके बाद मैं टीचिंग जॉब में काफ़ी सालों तक रही, वेरिएशन रहा, कभी डिग्री कॉलेज में, कभी स्कूल में, और अभी मैं जो भक्ति वेदांत कॉलेज से जुड़ी हूँ वहाँ पर हम लोग वैदिक एजुकेशन को हम लोग सिखाते हैं।
तो वहाँ पे मैं करीब 6 साल से वहाँ पे मैं टीचिंग कर रही हूँ। वी टीच ऑन द बेस ऑफ भगवत गीता, ऑल द टीचिंग्स, वैल्यूज ऑफ भगवत गीता। तो मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है वो भी उसी पर है। तो मैडम एक चीज ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर में एक आपका लेक्चर रखा जाएगा वैदिक एजुकेशन पर। जी जी, यस मैडम, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि नवी मुंबई से यहाँ आना संभव नहीं है, लेकिन हम आपका एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जब भी कोई ऐसा डिबेट मीन्स ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोग्राम, आपका लेक्चर इसमें रखा जाएगा। क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि इस पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप कह रही हैं कि मेरा लेक्चर, मेरा रिसर्च का फील्ड भी यही था और इसी विषय को हम पढ़ा रहे हैं और आज उसकी वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका सेशन अवश्य रखा जाएगा मैडम। जी, थैंक यू सो मच ग्रुप एंड पर्सनली विद मी। हाँ जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।